चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा एरिया जो रह गया था रिमेनिंग, डैट वाज बिजनेस, एओपी। इससे रिलेटेड जो एरिया है वो हमने अब डिस्कस करना है। अब ये देख लें कि सेल्स टैक्स हमने काफ़ी डिटेल में किया था, वो करने के बाद कोई नज़र लगा दिया आप लोगों ने, उसके बाद तो मैं तकरीबन हॉस्पिटलाइज रहा हूँ, दोबारा उठ के आया हूँ, फिर लगा दीजिएगा, फिर चला जाऊँगा हॉस्पिटल। बिज़नेस का एरिया है वो है जब इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर आप कोई भी रिसेंट अटेम्प्ट का पास पेपर निकाल लेना ऑटम 2021 से ऑनवर्ड, तो बिज़नेस और सेल्स टैक्स से दोनों एरिया आपके कोई अराउंड 40 से लेके 45 मार्क्स सिर्फ़ और सिर्फ आपके इनकम फ्रॉम बिज़नेस और सेल्स टैक्स में से क्या हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें से वो काफ़ी हैवी टेस्टिंग जो है वो कर रहा होता है। इसको आपने बिला वजह का मुश्किल बनाया हुआ है। हालांकि अगर आप न्यूमेरिकल्स करने जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स पर्सपेक्टिव में बिज़नेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी हेड्स ऑफ इनकम के न्यूमेरिकल को। उन न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है, इसमें कैलकुलेशंस इतनी इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें चीज़ों को हमने सिर्फ ऐड बैक करना है और क्या करना होता है, लेस करवाना होता है। हमारे पास न्यूमेरिकल के आंसर जो है वो आ जाते हैं। स्पीकर मंगवा लो, उसे मैसेज कर दो, आप बैठे रहो इधर ही। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बिल्कुल भी बिज़नेस नहीं किया होगा, बिल्कुल ज़ीरो पे स्टैंड कर रहे हैं, ये 2 दिन इनफ है आपके लिए। बिज़नेस आपका इतना हो जाएगा कि आप पेपर में बिज़नेस में से अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में से आप इजीली 80 से 85% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। तो बिज़नेस इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो मिथ्स आप लोगों ने डेवलप्स की होती हैं कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकती, या ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकती, डैट डजेंट लाइक डैट। सेल्स टैक्स आपके ज़रिए बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो सकता, समझ नहीं आता एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सी हुआ सेल्स टैक्स, अब आप कोई भी न्यूमेरिकल उठाएं आपसे होना चाहिए। मैंने आपको कहा भी था कि 3 न्यूमेरिकल उसके बाद कर लीजिएगा, सीमा एसोसिएट, समाज एसोसिएट और आबिद खान वाला। ये 3 न्यूमेरिकल्स फर्दर प्रैक्टिस कर लें, उसके अलावा आपको किसी भी न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। कर लिए थे, हो गए थे। अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो आपके वो वेरीफाई कर सकते हैं, साइमल्टेनियस के साथ सॉल्व करें, आपका जवाब जो है आई कैप के सोल्यूशन के साथ मैच भी कर जाएगा इवन। तो वो 3 न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लें तो आपको सेल्स टैक्स से किसी और न्यूमेरिकल की ज़रूरत नहीं है। तो उन 3 दिनों के बाद सेल्स टैक्स से मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू नहीं होगा। हमने अराउंड कोई 33-30 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी किए थे, हमने कोई 11 के करीब न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर लिए थे। तो सेल्स टैक्स में इशू था, अभी भी किसी को सेल्स टैक्स में इशू है, सिर्फ वो 3 दिन के लेक्चर्स ले ले तो उसके लिए इनफ होते हैं सेल्स टैक्स में। बिज़नेस में भी अगर किसी को भी इशू है तो ये 2 दिन इनफ है बिज़नेस में। जो कहूँगा सिर्फ मिनिमम इतना कर लेना है, बाकी इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत हो तो कर लीजिएगा, इससे कम ना कीजिएगा, आपका इस ये एरिया भी सिक्योर हो जाएगा। बिज़नेस का हेड सबसे बड़ा हेड ऑफ इनकम तो है, लेकिन इसमें से ज़्यादा जो टेस्टिंग है वो न्यूमेरिकल बेसिस है। क्रैमिंग वाला एरिया इसमें से कम है। हार्डली इसमें से 2 या 3 डेफिनेशंस ऐसी हैं जो क्या करनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्रैम करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको एट द एंड बता दूंगा। बाकी सारा क्या है, ये बाकी सारा हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है। अब बेसिकली बिज़नेस में चल क्या रहा होता है, बिज़नेस में हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि हमारे पास अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसने बनाया हुआ है, अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है। अगर आपको इनकम फ्रॉम बिज़नेस समझ आ जाता है, अगले टाइम में आप FAR 2 कर रहे होंगे, FAR 2 में एक्सेप्ट समवन, FAR 2 में आप IAS 12 पढ़ रहे होंगे, डेफर टैक्स होगा। डेफर टैक्स की सारी बेस यही है। वहाँ पे जब डेफर टैक्स में IAS 12 में सफ़र कर रहे होते हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह यहाँ पे समझ जाएं, आपके लिए IAS 12 जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो सारा इसके साथ ही रिलेटेड है, IAS टैक्स के साथ। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसने बनाया होता है, अकाउंटेंट ने बनाया होता है, और ये बना होता है अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। इसमें उसने सेल्स रिकॉर्ड की होती हैं और सेल्स में से उसने फिर लेस करवाया होता है मेनली कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इसको हम ज़रा वो करते हैं, प्रॉपर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ओपनिंग स्टॉक आता है, उसमें जो उसने परचेजेस की होती हैं वो आते हैं, लेस हमने करना होता है क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास आती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये लेस करवाते हैं, मेरे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है।
इसके बाद इसने यहाँ से एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करवाए होते हैं। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है, जो अकाउंटिंग के मुताबिक इसने कैलकुलेट की होती है वो लेस करवाई होती है। और कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? रेंट होते हैं और बिल्स हो गए हैं और क्या गए? इम्पेयरमेंट। तो डर क्यों रहे भाई? इम्पेयरमेंट एक्सपेंसिव इनकम थोड़ी होती है। और बताओ? मार्केटिंग, मार्केटिंग, डोनेशंस। अब देखें, अगर कंपनी ने कोई डोनेशंस की हैं या कोई ज़कात वगैरह पे की है तो एज़ पर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ इन्होंने यहाँ पे एज एक्सपेंसिव लेस करवाई होंगी। सैलरीज़ जो हैं वो भी इन्होंने क्या की होंगी, यहाँ पे लेस करवाई होंगी। ऐसे किया होगा। उसके अलावा अगर इन्होंने कोई एसेट्स वगैरह डिस्पोज ऑफ की हैं तो उसकी इनकम भी क्या की होगी, इसने इसमें ऐड की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने यहाँ से ऑनवर्ड चारों में अगर उसने लॉस ऑन डिस्पोजल है, लॉस ऑन डिस्पोजल भी क्या हुआ होगा, लेस करवाया होगा। फिर गेन ऑन डिस्पोजल जो है ये अकाउंटेंट भाई साहब ने ऐड किया होगा। उसके अलावा फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस वगैरह होंगे वो भी इसने ऐड या लेस किए होंगे। और क्या होगा? टैक्स से रिलेटेड बताएं। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसने डिविडेंड रिसीव किया है तो अकाउंटेंट को तो नहीं बताना डिविडेंड एक अलग हेड इनकम में जाता है, वो अकाउंटिंग इनकम थी, उसने डिविडेंड को यहाँ पे क्या किया होगा, इनकम में ऐड कर दिया होगा। अगर इनको कोई रेंट रिसीव हुआ है तो रेंट भी इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे ऐड कर दिया होगा। और बैड डेट्स, अगर इन्होंने बैड डेट्स वगैरह किए हैं, कोई बैड डेट्स वो इन्होंने यहाँ पे लेस करवाए होंगे। इन्होंने प्रोविजंस रिकॉर्ड की होंगी, वारंटीज़ की, बैड डेट्स की, वो भी क्या की होंगी, लेस करवाई होंगी। और क्या अकाउंटेंट कर रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? सोचें और कौन सा एक्सपेंस है, कौन सी इनकम उसने रिकॉर्ड की होगी? सोचें और कोई इनकम नहीं है, ख़त्म। गरीब लोगों यहाँ से जाओ आगे, प्रॉफिट ऑन डेट चलें। उसको जो प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव हुआ वो भी इसने यहाँ पे क्या किया होगा, ऐड किया होगा। तो ये कर आके उसने क्या निकाला होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने कैलकुलेट, अकाउंटेंट ने किया होगा। उसने किया है ये कैलकुलेट एज़ पर अकाउंटिंग रूल्स, एज़ पर अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ये गलत तो नहीं है? अकाउंटिंग में आप R1 पढ़ के आ चुके हुए हैं या पढ़ रहे होंगे, R2 पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे तो गलत नहीं है बिल्कुल भी। अकाउंटिंग असूलों के मुताबिक उसने बिल्कुल ठीक की है। और जो उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला होगा इसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल रेट होगा वो रेट लगा के टैक्स एक्सपेंस को लेस करवाया होगा इस भाई साहब ने। और यहाँ पे इस भाई साहब को क्या आ रहा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ गया होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही किया होगा। अब यही सब कुछ आपको क्या किया जाता है, न्यूमेरिकल में प्रोवाइड किया जाता है। न्यूमेरिकल में वो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन कर देते हो। अगर आपके पास पास पेपर्स वगैरह हैं तो आप उनको ओपन कर सकते हैं। आई गेस मैं ओपन खुद ही करता हूँ पास पेपर। जस्ट गिव मी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। स्टार्टिंग लगी डायरेक्ट है, ये लगा होता है।
बस बुक्स है ना पास्ट पेपर्स के सबके पास। अच्छा, जैसे ये ऑटोमोबाइल्स का सवाल है, इस तरह का सवाल आपको बिज़नेस का आ रहा होता है, उसने आपको एक बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन किया हुआ है जो हम बना रहे होते हैं। एज़ पर अकाउंटेंट उसने गिवन कर दिया है कि ये सेल्स है, सेल्स टैक्स लेस किया हुआ है, नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में उसने बता दिया होता है। नीचे फिर वो क्या करता है, एक्सपेंसेस की डिटेल्स गिवन करता है कि जो हमने एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम किए हैं उसमें ये चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व थी और इस तरह से हमने क्या की हुई थी, एडजस्टमेंट की हुई थी। आप बिज़नेस के जितने मर्जी न्यूमेरिकल्स देख लें, हर न्यूमेरिकल में क्या किया जाएगा, आपको उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही गिवन किया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन करने के बाद वो क्या कर रहा होगा, आपको बता रहा होगा कि जी ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं, ये क्या करनी है आपने इसमें से इन एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। बिज़नेस का सवाल न्यूमेरिकल करना इसलिए आसान है बिकॉज बेसिकली अब ये जिन एडजस्टमेंट्स की हैं हमने प्रॉफिट में ये ऐड करनी है या सिर्फ लेस करनी है, इसमें कैलकुलेशन एज़ कम्पेयर टू बाकी हेड्स ऑफ इनकम क्या होती है, मिनिमल होती है। अब हमने क्या किया हुआ, अकाउंटेंट भाई साहब ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करके हमें दे दिया। उसने कह दी मेरे ख्याल से टैक्स ये बनता है, अकाउंटेंट ने कह दिया ये तो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक है। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, आप जब ये लेके जाते हैं, जब आप ये सबमिट करवाने जाते हैं, टैक्स वाले इसको कहते हैं हम इसको नहीं मानेंगे। वो क्या कहते हैं कि आपने प्रॉफिट निकालना है एज़ पर टैक्स रूल्स के मुताबिक आप क्या करेंगे, सारी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके देंगे। तो हमने क्या करना होता है, जो इस अकाउंटेंट ने प्रॉफिट निकाल के दिया होता है, हमने इस प्रॉफिट की क्या करनी होती है, मेनली सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा रिमेंबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। आप ये अमाउंट उठाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे यहाँ पे लॉस है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉस बिफोर टैक्स लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक असूल क्या चलेगा, हमने यहाँ पे जो चीज़ें टैक्स में डिसअलाउ हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि ये एक्सपेंस आपने नहीं करना था, आपने कर दिया, वो क्या कहेंगे, वो डिसअलाउ करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को ऐड बैक करेंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस या डिडक्शंस कहला रही होंगी। अब टैक्स वाले कहते हैं कि यार हमारे रूल्स के मुताबिक, हमारी अथॉरिटी के मुताबिक आप इन एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं कर सकते। आपने क्यों क्लेम किए हैं अकाउंटिंग पे? जैसे टैक्स में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अगर आप जब भी डोनेशन करेंगे आपको उसका डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, आप उसे एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। आपने एक्सपेंस आउट किया हुआ है, वो नहीं मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो डोनेशन की है वो प्रॉफिट में क्या करनी पड़ेगी, आपको ऐड बैक करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज इस प्रॉफिट को निकालते हुए हमने क्या किया, डोनेशन लेस की हुई थी। अब ज़कात जब हम पे करते हैं हमें क्या मिलता है, इसका डिडक्टेबल अलाउंसेस मिलता है, तो वो वहाँ पे क्लेम करें ना, यहाँ पे तो क्लेम नहीं कर सकते हम। तो ज़कात हमने वहाँ पे लेस करवाई थी, ये क्या करेंगे, ऐड बैक करवाएंगे, क्योंकि जो ज़कात का टैक्स में ट्रीटमेंट है आप जाके वो लें।
टोटल इनकम कैलकुलेट करें, ज़कात लेस करें, फिर ही आप करें पाएँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने इम्पेयरमेंट लेस की हुई है, टैक्स वाले कहते हैं ये इम्पेयरमेंट, रीवैल्यूएशन, ये इन चीज़ों को हम नहीं मान रहे होते, तो इसने इम्पेयरमेंट लेस की है, टैक्स वाले नहीं मानते, तो इम्पेयरमेंट क्या की जाएगी, ऐड बैक की जा रही होगी। अब डेप्रिसिएशन टैक्स वाले कहते हैं आपने कैलकुलेट करनी है एज पर टैक्स लॉस। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को वो भी नहीं मानते, तो आपने की है डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग, तो ये आपने लेस की हुई है, ये क्या करवा देंगे, ऐड बैक करवा देंगे। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड बैक हो जाएगी। उसके बाद आपने लॉस निकाला हुआ डिस्पोजल के ऊपर, ये कहते हैं लॉस आपने निकाला, ये तो आपने अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स निकाला है, हम नहीं मानते इनको, तो आपने यहाँ पे लॉस को लेस किया हुआ है, ये क्या करवा देंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल को ऐड बैक करवा देंगे, ये आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। उसके अलावा बैड डेट्स को ये नहीं मानते, प्रोविजंस को ये नहीं मान रहे होते, तो अगर आपने जितनी भी प्रोविजंस यहाँ पे लेस करवाई होंगी, ये प्रोविजंस क्या हो जाएंगी, ऐड बैक हो जाएंगी। इन प्रोविजंस को हम क्या करेंगे, इनकम का वापस ऐड बैक कर रहे होंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि जो उसने एक्सपेंसेस लेस करवाए होते हैं हम उन्हें नहीं मानते, हमने क्या करना होता है, उनको ऐड बैक करना होता है। जैसे ये सवाल है, इसमें वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है थी, इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आपने एक ओल्ड मशीन परचेज़ की हुई थी और उसको आपने यहाँ लिख दिया। हमें पता है जब हम मशीन परचेज़ करते हैं उसे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। उसने पूरी की पूरी मशीन क्या कर दी है, एक्सपेंस आउट कर दी है, नहीं होनी चाहिए थी, तो हम वो क्या करेंगे, चीज़ों को ऐड बैक कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, यहाँ पे सीखनी होती हैं कि क्या चीज़ ऐड बैक होनी है और क्या चीज़ हमारी लेस होनी है। तो बेसिकली जो चीज़ें इनएडमिसिबल हैं वो हम सारी क्या करेंगे, ऐड बैक करवाएंगे। ऐड बैक करवाने के बाद हम फिर लेस करवा देंगे जो हमारे एडमिसिबल हैं। एडमिसिबल एक्सपेंसेस या इनएडमिसिबल इनकम्स जो है वो हम क्या करेंगे, एडमिसिबल एक्सपेंसेस या इनएडमिसिबल इनकम वो हम यहाँ पे लेस करवा रहे होंगे। अब लेस में क्या कुछ आ रहा होगा, जो आपके पास टैक्स डेप्रिसिएशन है वो आप क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। आप डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करेंगे बट एज पर टैक्स लॉस कर रहे होंगे, वो क्या करवाएंगे, आप यहाँ पे लेस करवा रहे होंगे। अब देखिए इसने यहाँ पे डिविडेंड को इनकम का पार्ट बनाया हुआ है, डिविडेंड तो हमारी एफटीआर का पार्ट बनती है, तो इसमें आता ही नहीं एज पर टैक्स लॉ। तो कहेंगे आपने बिजनेस में क्यों लिखा हुआ है, तो जो आपने डिविडेंड इनकम रिसीव की है और बिजनेस इनकम में रिकॉर्ड कर ली है, क्या करो, लेस करवा दो। आपको रेंट रिसीव हुआ है, आपने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, और हालांकि रेंट किसका पार्ट बनता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनता है। ऐसे ही है, रेंट मिलेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, आपने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो क्या किया जाएगा, लेस करवाना पड़ेगा। आपने गेन निकाला है डिस्पोजल के ऊपर, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, अकाउंटिंग गेन को वो नहीं मानते, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, चीज़ों को लेस करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली तमाम एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। ये तमाम एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, ये मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कह रहा होता है। ये टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करके इसके ऊपर क्या करना होता है, हमने अपना टैक्स जो है वो पे करना होता है। तो बेसिकली सारी कहानी हमारी शुरू होती है यहाँ से। वो हमें क्वेश्चन गिवन करते हैं, उस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स हमने पढ़नी है और देखना है ये चीज़ अलाउ है या डिसअलाउ है। अगर अलाउ है तो लेस करवा देंगे, अगर डिसअलाउ है तो हमने क्या करनी है, उन चीज़ों को ऐड बैक करते जाना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने लेके चलनी होती है। तो हम हमेशा सवाल में जो वर्किंग स्टार्ट करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन कर देगा आपको, आपने किससे स्टार्ट करनी है, हमेशा वर्किंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। उस पर वो तमाम डिडक्शंस जो इनएडमिसिबल थी, जो आपको अलाउ नहीं है, वो क्या करेंगे, हम ऐड बैक करेंगे। जो अलाउ थी वो लेस करवाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। तो बेसिकली हमने अकाउंटिंग से क्या करना है, टैक्स प्रॉफिट में कन्वर्ट होना यहाँ पे सीखना होता है। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने हमें गिवन किया होता है, हमने इस अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहाँ पे जाना है, टैक्स को कन्वर्ट करना है, चीज़ों को एडजस्ट करके, चीज़ों को ऐड बैक करके, चीज़ों को लेस करवा के, ये सब कुछ जो है वो हमने यहाँ पे सीखना होता है। अब बेसिकली समरी शीट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, देख लीजिएगा।
ये वो तमाम एक्सपेंसेस हैं बेसिकली जो हमने ऐड बैक करने होते हैं, जिन्हें हम इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस कहते हैं। ये सिर्फ आपके पास 3 या 4 पेज की समरी होगी, सामने रख लें, आपके इनके रूल्स को देख लें। इससे आपके सारे के सारे पास पेपर्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस एक समरी शीट से हो जाते हैं। तो बिज़नेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या पूरा इनकम फ्रॉम बिज़नेस सॉल्व करने के लिए यू जस्ट नीड दिस इनकम फ्रॉम बिज़नेस समरी शीट। आपके सामने ये हो, पूरा बिज़नेस इसमें लिखा हुआ है, जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। और बिज़नेस में थ्योरी जो है वो बहुत कम आती है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो हम एट द एंड डिस्कस करेंगे, और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस समरी शीट से ही पूरे हो जाते हैं, इसके रूल से ही पूरे हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, चीज़ों को ऐड बैक करना है। देखिए, जो चीज़ एक्सपेंस क्लेम करनी है, लेस करवानी है, वो हमारे लिए मसला नहीं है। जो चीज़ लेस नहीं होनी ना, वो मसला है। तो उन्होंने हमें लिस्ट किसकी प्रोवाइड की हुई है, जो चीज़ लेस नहीं करवा सकते। ये उन्होंने हमें जो सेक्शन गिवन किया हुआ है वो सेक्शन हमारा 21 है। सेक्शन नंबर 21 में उसने हमें कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि अगर आपने ये एक्सपेंस किया तो ये क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा, आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐड बैक का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने चीज़ों को ऐड बैक करते जाना है। अब आपके सामने ये सारी लिस्ट में से पेपर में कोई सी बस 3 से 4 एडजस्टमेंट्स आती हैं। ये पूरी समरी शीट में से कोई सी 3 से 4 एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आ रही होती हैं। तो आप स्टार्ट किससे करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते साथ ही आप क्या करेंगे, जो चीज़ें सवाल में इनएडमिसिबल हैं वो हम क्या करेंगे, अलाउ ऐड बैक करते जाएंगे। उनको हम क्या करेंगे, अपने इनकम का पार्ट जो है वो बनाते जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी, जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर गवर्नमेंट को, वो हमेशा हमारा क्या होता है, इनएडमिसिबल होता है। वो तमाम टैक्सेस जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर, वो सारे क्या हैं, इनएडमिसिबल हैं। कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे किया, आपने अपने कोई शेयर्स वगैरह बेचे हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह बेची है, टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, वो प्रॉफिट के ऊपर पे किया है, आप उसको लेस नहीं करवा सकते। आपने इनकम टैक्स पे किया है, प्रॉफिट के ऊपर पे किया है, इनएडमिसिबल है, आप उसको लेस नहीं करवा सकते। तो इसलिए हम हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं, हम कभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट नहीं करते। अब देखें, ये वाला टैक्स भी किसके ऊपर बेस कर रहे हैं, प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के ऊपर टैक्स तो हमें अलाउ ही नहीं है। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट कर भी देंगे तो सबसे पहले जिस चीज़ को ऐड बैक करेंगे वो कौन सी होगी, तो इसलिए हम यहाँ से शुरू नहीं करते, हम कहाँ शुरू करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही शुरू कर रहे होते हैं। रिमेंबर, प्रॉफिट्स के टैक्सेस जो होते हैं वो डिसअलाउ होते हैं, लेकिन जो अदर देन प्रॉफिट होते हैं वो हमें क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। अब अदर देन प्रॉफिट में कौन से आ रहे होते हैं, अदर देन प्रॉफिट में टैक्सेस आ रहे होते हैं जिसमें हमारे बेसिकली आ रहे होते हैं कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हो गई जो हम इंपोर्ट के ऊपर पे कर रहे होते हैं, या जो प्रोफेशनल टैक्सेस हो गए, सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स वगैरह हो गई। ये सारे वो हैं जो प्रॉफिट्स के अलावा होते हैं। अगर आपने कस्टम ड्यूटी पे किया, आप उसको बिजनेस एक्सपेंस पर क्लेम कर सकते हैं। आपने टोल टैक्स पे किया, आपने व्हीकल टैक्स पे किया, आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया, क्या ये टैक्सेस वगैरह जो है, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया म्यूनसिपल गवर्नमेंट को, क्या ये आपके प्रॉफिट्स पे बेस कर रहे हैं, क्या गेंस के ऊपर बेस कर रहे हैं? तो वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट या गेंस के ऊपर बेस नहीं कर रहे, आप उन्हें क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। वो कहता है जी आपने एक बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ की है, पेपर में क्या गिवन कर सकता है, वो पेपर में कहते हैं जी आपने एक बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ की है, बिल्डिंग को डिस्पोज किया है, उसके ऊपर गेन आया आपका 2 मिलियन का, और उस 2 मिलियन के ऊपर आपने टैक्स पे किया हुआ था 1,75,000 रुपया, और अकाउंटेंट ने ये 175,000 जो है वो यहाँ पे एक्सपेंस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ था। हमें पता है ये गेन के ऊपर टैक्स है, ये कभी भी ऐड क्लेम नहीं हो सकता। इसे क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में, ये क्लेमेबल नहीं है। लेकिन वो साथ ही एक एडजस्टमेंट कर दे कि आपने इस साल जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है म्यूनसिपल गवर्नमेंट को 75,000 का, ये चूँकि ये नॉन प्रॉफिट टैक्स है, ये हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। आप वासा को टैक्स पे कर रहे हैं, म्यूनसिपल गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, कस्टम टोल टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, टोकन टैक्सेस पे कर रहे हैं, कोई भी व्हीकल को रजिस्टर करवाया, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं। ये वो तमाम टैक्सेस हैं जो किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, आपके प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे होते। तो इन्हें क्या कर सकते हैं, हम एज अ बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद कोई भी अमाउंट जो आपने कमाई है,
जिसके ऊपर टैक्स आपका डिडक्ट हो गया है तो आप उसको भी अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इनकम अर्न की है 1 लाख रुपए की, लेकिन जब आपको अगले बंदे ने पेमेंट की, उसने आपका टैक्स डिडक्ट करके आपको 90,000 की पेमेंट की है। अब आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि जी पैसे तो मैंने लाख रुपया कमाए थे, मुझे 90,000 मिला है और 10,000 जो है वो मेरा एक्सपेंस है, तो अकाउंटेंट भाई साहब ने यहाँ पे एक्सपेंस पे रिकॉर्ड किया हो, आप ये नहीं कह सकते। ये जो उसने यहाँ पे अगर 10,000 को एक्सपेंस आउट किया होगा, आप क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज वो कहता है कि अगर आपको कोई इनकम है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स वगैरह डिडक्ट हो गया है, दिस इज़ योर एडवांस टैक्स। और रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करते हुए एंड पे जाके क्या कर लो, एडवांस टैक्स क्लेम कर लो। आप इसको भी अपना बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कभी भी नहीं कर सकते। गॉट इट? उसके बाद ये पॉइंट नंबर जो अब डिस्कस करने लगे हैं, टैक्स डिडक्शन फ्रॉम पेमेंट, इस अटैम्प्ट के लिए ये मिटा दूँ, ये इस अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में आ सकता है ये कि टैक्स डिडक्शंस फ्रॉम पेमेंट, कि अगर आपने कोई पेमेंट करनी थी और आपने उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो आप उस पेमेंट को कभी भी एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये नॉर्मल रूल है, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पे करते हैं, सैलरी क्या आपके एक्सपेंस बिजनेस के, जब आप सैलरीज पे कर रहे होते हैं, सैलरीज क्या आपके बिजनेस से एक्सपेंस होता है ना, ऐसा ही है। तो सैलरीज पे करेंगे, एक्सपेंस भी बिजनेस का है, तो क्या हम उसे क्लेम कर सकते हैं? वो कोई मसला भी नहीं है। अकाउंटेंट ने भी सैलरी लेस की हुई है, टैक्स वाले भी कहते हैं सैलरी आपके बिज़नेस से ही रिलेट कर रही हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पे आएगा? टैक्स में जाके। वो कहते हैं कि कोई भी एक्सपेंस, ये एक बड़ा थंब रूल याद रख लेना, ये हर किस्म के एक्सपेंस के लिए है। सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, वेजिस पे कर रहे हैं, कोई भी किसी किस्म का बिजनेस में एक्सपेंस कर रहे हैं, ये उसके लिए रूल है कि आपने पेमेंट जब भी करनी है तो आपने क्या करना है, जो उसके ऊपर टैक्स है उसको आपने क्या करना है, विद हेल्ड करना है। आपने क्या करना है, टैक्स विद हेल्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी है 4 लाख रुपया सालाना एनुअल। आपने उसको 4 लाख रुपया सैलरी पे कर दिया एनुअल। अकाउंटिंग में करते हुए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना था, वहाँ पे क्या ये सैलरी एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस हुई थी? हुई थी। क्या टैक्स में होनी चाहिए? होनी चाहिए। कोई वायलेशन हुई है? नहीं हुई। टैक्स वाले कहेंगे ठीक है, अकाउंटेंट ने क्या किया है, इसको लेस किया हुआ है। टैक्स वाले भी क्या करवा देंगे, ठीक है यार हम इससे कुछ नहीं कहते, ये आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, कोई आपको पाबंदी वगैरह नहीं लगा रहे। एक और एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय बी, इसको सैलरी पे की है आपने 7 लाख की, और ये 7 लाख की सैलरी पे कर दी, नो टैक्स विद हेल्ड। उस बंदे का कोई टैक्स जो है वो आपने नहीं काटा था, कोई टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया था, उसको आपने एज इट इज़ सैलरी पे कर दी। जब अकाउंटेंट भाई साहब ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए उसने इस सैलरी को एक्सपेंस के तौर के ऊपर ट्रीट किया होगा। सैलरीज लिखी होंगी, एक्सपेंसेस में उन सैलरीज में शामिल होगा, उसने लेस करवा के प्रॉफिट निकाल दिया होगा, ऐसे किया होगा। टैक्स वाले आ जाएंगे, हाँ भाई सैलरी किसको पे की है जी, फलाना एम्प्लॉय है, सैलरी कितनी है 7 लाख रुपया। पहला क्वेश्चन है क्या इस सैलरी के ऊपर टैक्स है कि नहीं? द आंसर इज़ है। आप स्लैब रेट लगाते हैं, 6 लाख से ऊपर जिसकी भी सैलरी होगी उसके ऊपर टैक्स लगता ही लगता है। अब चूंकि ये 6 लाख से कम थी, इसके ऊपर टैक्स नहीं था, जब इसके ऊपर भी टैक्स नहीं था, इसने भी टैक्स नहीं डिडक्ट किया, पे कर दिया, अलाउ हो गया, इन्होंने भी अलाउ कर दिया, क्यों? इसके ऊपर टैक्स है ही नहीं था। अब यहाँ पे सैलरी 7 लाख है, इसके ऊपर टैक्स है, कितना लगता है? स्लैब लगाएं ज़रा पहला,
2.5% है ना, तो 5% है। 5%। तो हमेशा देखते हैं नॉन थ्रेड का टेबल, ऊपर है सर, तो वो ऊपर ही लिखा जाता है। 2.5%। तो इसके ऊपर टैक्स बनेगा 2500। कितना बनता है टैक्स? 2500। वो इनसे पूछेंगे कि भाईजान जब आपने इसको सैलरी पे किया 7 लाख रुपया, इसका टैक्स बनता था 2500 रुपया, क्या आपने विद हेल्ड किया था? अगर आपने टैक्स विद हेल्ड किया है इसका सैलरी से और विद हेल्ड कर दिया है और आपने सैलरी पे कर दी है, तो टैक्स वाले कहेंगे ठीक है आप एक्सपेंस क्लेम कर लो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने ये 2500 का टैक्स इसका विद हेल्ड नहीं किया ना, टैक्स वाले क्या कहेंगे कि इस सैलरी को आप अंडर टैक्स एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। आप बेशक रोएं, आप बेशक पिटें कि जी नहीं करने दें, मेहरबानी, अल्लाह की कसम सैलरी पे की है, हक हलाल की सैलरी थी। कहेगा नहीं, जब हमने कहा था कि टैक्स है, तुमने क्यों टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो कभी भी आपको क्लेम नहीं करने देंगे। आप रेंट पे करते हैं, अब रेंट पे करते हैं, रेंट क्या एक्सपेंस है बिज़नेस का, आप रेंट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कहा था कि रेंट के ऊपर टैक्स आपने विद हेल्ड करना है, आप जब भी जो भी लैंडलॉर्ड है उसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते हुए आपने क्या करना है, टैक्स को विद हेल्ड करना है। आपने नहीं किया, अब आप रेंट क्लेम करके दिखाएं। रेंट भी है, एक्सपेंस भी बिजनेस का है, ये कभी भी आपको क्लेम नहीं करने देंगे। द थिंग इज़ डैट कहेंगे टैक्स क्यों डिडक्ट नहीं किया। तो देखें, अगर कोई ऐसी पेमेंट है कोई भी ऐसी पेमेंट है जिसके ऊपर टैक्स की बात करें, टैक्स था ही नहीं, कोई भी ऐसी पेमेंट है जिसके ऊपर टैक्स की बात करें, टैक्स था ही नहीं, टैक्स लगता ही नहीं था, और आपने भी टैक्स विद हेल्ड नहीं किया, आपने कोई वायलेशन की है, तो इसका मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, बिकॉज आपने कोई वायलेशन नहीं की, ये पेमेंट थी, इस पेमेंट के ऊपर टैक्स था भी नहीं, आपने टैक्स विद हेल्ड भी नहीं किया, तो ये कोई भी आपको चीज़ डिसअलाउ नहीं होगी। गॉट इट? अगर कोई ऐसी पेमेंट थी जिसके ऊपर टैक्स की बात करें, तो टैक्स उस पेमेंट के ऊपर था, टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है वो उस पेमेंट के ऊपर होना चाहिए था। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने जब पेमेंट की तो आपने यस वाकई क्या किया, टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट की, तो कोई वॉलेशन की नहीं की ना। एक पेमेंट थी, पेमेंट करते हुए टैक्स काटना था, आपने टैक्स काट के फिर ही पेमेंट की कोई वॉलेशन की है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक किया है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इग्नोर कर देंगे। लेकिन कोई ऐसी पेमेंट थी जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था और आपने कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया, अगर ये वाला मैटर हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, उस एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। आप अब उसको क्लेम नहीं कर सकते, आप उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है पेमेंट के मुतालिक कि अगर किसी पेमेंट के ऊपर टैक्स नहीं था, आपने डिडक्ट भी नहीं किया, तो आपने किसी चीज़ की वायलेशन नहीं की, तो आपको कोई चीज़ डिसअलाउ नहीं करेंगे, आपने सही काम किया है। एक चीज़ के ऊपर टैक्स था, टैक्स विद हेल्ड कर लिया है, सही काम किया है, कोई चीज़ डिसअलाउ नहीं होगी। एक चीज़ के ऊपर टैक्स था, आपने वो टैक्स नहीं विद हेल्ड किया, अब आपने क्या कर लिया है, वायलेशन कर लिया है, तो वो जो पेमेंट है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी, वो हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर रहे होंगे। गॉट इट? उसके अलावा जब हम इन्वेंट्री वगैरह परचेज़ करते हैं जिसमें हमारे पास उसकी पेमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल हो गया या इन्वेंट्री वगैरह हो गई, तो अगर आपने जब इनकी पेमेंट करनी होती है तो अगर कोई टैक्स रिक्वायर था विद हेल्ड करना,
और आपने विद हेल्ड नहीं किया तो रिमेंबर जितने की इन्वेंट्री होगी उसका 20% क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसे क्लेम कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपने स्टॉक परचेज़ किया था 5 लाख का, 5 लाख का आपने परचेज़ किया स्टॉक, पेमेंट कर दी, 1 रुपये का भी टैक्स नहीं काटा। इन्होंने कहा हाँ भाई पेमेंट लेके आओ, कैश बुक लेके आओ। अब कैश बुक लेके गए, ये 5 लाख किसे पे किया है, ये 5 लाख पे किया जी हमने किसको, जिससे हमने सामान लिया था, इन्वेंट्री सी, हाँ जी टैक्स डिडक्ट किया है, नहीं किया, कहेंगे ठीक है निकालो भाई, इसका 20% कितना बनता है, इसका 20% बनेगा 1 लाख। ये 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा, इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ये हम इसके प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड बैक कर रहे होंगे। तो इन्वेंट्री के लिए सिर्फ स्पेसिफिक परसेंटेज आती है, वो कौन सी है कि हमने 20% जो है वो हमें क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है, वो हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड बैक कर रहे होते हैं। जितने भी स्टॉक था, जितनी की भी इन्वेंट्री थी, उसका कितना हमें डिसअलाउ हो जाएगा, 20% जो है वो डिसअलाउ हो रहा होगा। गॉट इट? उसके बाद समटाइम्स ये होता है कि आप कोई पेमेंट कर रहे थे, उस पेमेंट के ऊपर टैक्स है था, और आपने अगर पेमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो आप क्या एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? कोई ऐसी पेमेंट थी जो आप पेमेंट कर रहे थे, उस पेमेंट के ऊपर टैक्स विद हेल्ड करना था, आपने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया, तो क्या आप उसको एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है पेमेंट की है जी, पेमेंट कर दी है, टैक्स पे किया है, नहीं डिडक्ट नहीं किया, ठीक है डिसअलाउ कर देना, रुको ज़रा सब्र करो, कितना टैक्स है, इतना है, मैं ख़ुद पे कर देता हूँ। कोई भी पेमेंट थी, कोई भी एक्सपेंस था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को लाख रुपया पे किया, जस्ट टेक एग्जांपल रैंडमली, कि आपने एक बंदे को 1 लाख रुपया पे किया, दैट वाज योर एक्सपेंस, इसके ऊपर टैक्स बनता था 5,000 रुपये का, जो आपने विद हेल्ड करना था, आपने ये विद हेल्ड नहीं किया, आपने एज इट इज़ पे कर दी। टैक्स वालों के पास गए, उन्होंने कहा हाँ भाई पेमेंट के ऊपर टैक्स तो आपने विद हेल्ड नहीं किया, हम डिसअलाउ करने लगे हैं आपको। उसने कहा भाई सब्र कर, टैक्स कितना बनता है, 5,000 रुपया, ये 5,000 आपने विद हेल्ड तो नहीं किया, बट खुद आपने अपनी पॉकेट से क्या कर दिया, डिपार्टमेंट को पे कर दिया। क्या किया, खुद अपनी पॉकेट से डिपार्टमेंट को पे कर दिया। अब क्या अभी भी डिसअलाउ हो जाएगा? द आंसर इज़ नो। कहेंगे हमें टैक्स से मतलब है, हमें टैक्स आ गया, जहाँ से मर्जी आए हमें टैक्स मिल गया तो ठीक है। ये जो आपने लाख रुपए की पेमेंट की है, आप इस पेमेंट को क्या कर लें, एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर लें। लेकिन ये जो आपने पल्ले से 5,000 पे किया है, इसको आप कभी भी एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये वाली एडजस्टमेंट है जो मुझे लग रहा है इस दफ़ा आई कैब ने पूछ लेनी है। ये वाली एडजस्टमेंट आई कैब ने इस दफ़ा न्यूमेरिकल में टेस्ट कर लेनी है, बिकॉज के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कि हम क्या कह रहे हो, भेजे बाहर गया हुआ है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस अटैम्प्ट में ये वाली एडजस्टमेंट आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे करना था 1.2 मिलियन, उस रेंट के ऊपर टैक्स था 1 लाख रुपया, आपने विद हेल्ड नहीं किया। अवाम ने, मेजोरिटी अवाम ने पढ़ना है विद हेल्ड नहीं किया, चलो भाई ऐड बैक कर दो। नीचे कहेगा आपने ऐड बैक तो नहीं किया, आपने खुद तो नहीं डिडक्ट किया, बट खुद पे करके आ गए। अब क्या होगा, ये सवाल यहाँ से काटा लगना है, एक सवाल यहाँ लिखना है, और फिर मार्च 2024 में शाहजेब के साथ बैठे होंगे आप। तो ये काम आपने नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है। देखिए अगर आपने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया लेकिन ख़ुद पे कर दिया ना टैक्स, तो आप अब उस एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं, बट वो जो टैक्स पे किया है वो कभी भी क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? जैसे इस केस में आते हैं, सैलरी सी, सैलरी के ऊपर आपने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया था 2500 रुपया, तो सैलरी आप कभी भी क्लेम नहीं कर पा रहे थे। अब तक यार ठीक है यार मैं खुद ही पे कर देता हूँ, तो 7 लाख की सैलरी थी, उसके ऊपर टैक्स कितना बनता था 2500 रुपया, ये आपने खुद पे कर दिए। अब क्या सैलरी क्लेम कर पाएंगे?
द आंसर इज़ यस। अब हम सैलरी का एक्सपेंस क्लेम कर पाएंगे और वो कितना होगा 2500, नोट 7 लाख बल्कि 7,25,000 क्लेम कर पाएंगे। क्यों? पे कर नहीं दिया। इनकम फ्रॉम सैलरी में ये क्लियरली बताया जाता है कि कोई भी लाइबिलिटी अगर एम्प्लॉय की है वो एम्प्लॉयर पे कर दे तो वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन जाता है। ये क्लियरली बताया जाता है कि एनी लाइबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। 2500 टैक्स किसकी लाइबिलिटी थी? एम्प्लॉय की थी। किसने पे कर दी है? तो उसने पे कर दी है। अब उसकी सैलरी 7 लाख नहीं रही, कितनी ट्रीट होगी? 7,25,000। तो ये एक्सपेंस के तौर पे क्या होगी? क्लेम होगी। ये एडजस्टमेंट है। अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ ये एडजस्टमेंट पेपर में आए। मैं देखूँगा मार्च 2024 में, याद करूँगा कि आप लोग पास कर गए होंगे। हर जगह नेगेटिव नहीं होते। तो ये चीज़ याद रखनी है। सैलरी सिर्फ वाही चीज़ है कि अगर आप सैलरी का टैक्स एम्प्लॉयर ने खुद पे किया तो वो टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर हो जाता है। और टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? अब वो टैक्स उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। जब सैलरी में ऐड हो जाएगा तो अब सैलरी 7 लाख नहीं रहेगी, कितनी रहेगी? 7,25,000। तो दिस 7,25,000 विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। फिर ये एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस हो रहा होगा। दिस इज़ द ओनली टेक्निकल पॉइंट जो इस पूरे इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं ना, जो टेढ़ा पॉइंट है वो यही है। मतलब हर जगह पढ़ के आ रहे हैं कि जी कौन से चल रहे हैं। जैसे यहाँ पढ़ा कि इसके अलावा एक्सपेंस था, ₹1,00,000 था, 5,000 खुद से पे कर दिए, लाख क्लेम कर लो, 5 क्लेम नहीं करने देंगे। बट सैलरी का अगर टैक्स आपने खुद से पे कर दिया है तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी? फिर सारी की सारी क्लेमेबल हो जाएगी। ये एक्सपेंस जो है हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं। गॉट इट? उसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू लिमिट हुए हैं तो वो अलाउ हैं। अगर लिमिट के वायलेशन में आपने कर दी हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स तो वो हमें क्या हो जाते हैं? डिसअलाउ हो जाते हैं। अगर हम लिमिट्स की बात करें एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स की, तो ये एक वाहिद थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पहला जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं। देखिए, अगर कोई भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन लिमिट्स के मुताबिक हो रहे हैं ना तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। जो इसके अलावा होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? रिमेंबर, जो आपने इनकर किए हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न करने के लिए, जिनका ताल्लुक इन तमाम लिमिट्स या इन तमाम कंडीशन के साथ है कि ये एक्सपेंडिचर्स या तो आपने पाकिस्तान से बाहर इनकर किए हैं ऑन एंटरटेनमेंट इन कनेक्शन विद बिज़नेस ट्रांजैक्शन, के आप बिज़नेस डील के लिए गए हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के लिए गए हैं, वहाँ पे एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चे हो गए हैं, या उस बिज़नेस डील के लिए आपके हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंस एलोकेट कर दिए थे वो भी हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना स्टाफ भेज रहे हैं जर्मनी में कि डील करके आएँ और हेड ऑफिस ने एलोकेट कर दिया जी उनके लिए €2,000। अब ये एलोकेटेड है, कम लगाते हैं, फ्री में वो आते हैं, व्हाटएवर जो हेड ऑफिस ने एलोकेट कर दी हैं हम क्या कर सकते हैं? उनको एज आ एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर्स जो पाकिस्तान में इनकर हो रहे हैं ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर या सप्लायर्स, आपके फॉरेन कस्टमर पाकिस्तान आते हैं, आप उनकी एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चे वगैरह करें, खाना वगैरह खिला रहे हैं, उनको अकोमोडेशन दी हुई है, क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके लोकल क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, उनकी एंटरटेनमेंट के ऊपर आप खर्चा कर रहे होते हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं। आपने कपड़े की दुकान खोल ली है, बाजी आ गई है, पूरी कपड़े की दुकान वहाँ से शुरू करेगी, वहाँ तक नीचे उतरवाएगी, गर्मी लगेगी, 2 7 की बोतलें पिएगी, कहेगी सूट कितने का जी? भाई 10,000 रुपये का, 700 का देना है नहीं, बहस फुल टाइम करेगी और डेड रेट देगी 810 रुपये का। वो कहेगी नहीं ठीक है, नहीं कहेगी प्रवा महंगा है नहीं 800 रुपया, अपना आखिरी रेट देके ही मुकर जाएगी कि 810 ही महंगा है। एंड पे क्या करेगी? चली जाएगी। तो वो जो खर्चा हुआ है आपका, वो 2 जो उसकी बोतलें पिलाई हैं, जो पूरी दुकान उधेड़ रख दी है आपने, उसने कुछ नहीं लिया, वो भी जो आप लोकल क्लाइंट्स और कस्टमर की कर रहे होते हैं वो भी हम क्या कर रहे होते हैं? क्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो एक्सपेंस हम क्लेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पीशीज़ ऐसी हैं
उसके अलावा तो ह्यूमन स्पीशी होता है, क्या हो गया है, होमो सेपियंस पता है। मैंने कौन सा कि राणा साहब है, राणा टाइगर मैंने तो नहीं कह दिया ना। चला हाँ जी, वो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अच्छा उसके अलावा आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो गई, एजेंट्स की मीटिंग हो गई, डायरेक्टर्स की मीटिंग हो गई या एम्प्लॉयज़ की मीटिंग हो गई, उनके ऊपर जो आप खर्चे वगैरह कर रहे होते हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। आप ईद मिलन पार्टी रख लें एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑफिस प्रेमिसेस में है, जो भी खर्चा होगा क्लेम कर सकते हैं, तो आप जलें। उसके अलावा अगर आप ओपनिंग, इनकी लगती नज़र, ये होते हैं वो लोग जिनको खुद तो ये चीज़ें वो क्या कहते हैं अर्न नहीं कर सकते, जिन्होंने अर्न किए हैं मासूम बच्चों ने नज़र लगा दी है, बंदा ही बेड पे। उसके अलावा अगर आपने कोई ब्रांचेस वगैरह ओपन की हैं, उसके ऊपर जो खर्चे वगैरह हो रहे होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे गुज्जर साहब जो हैं, ये नई मिल्क शॉप खोलते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, क्या ले आएंगे ढोल वाला, पूरी रात ढोल बजाएगा पकड़ के, वो एक्सपेंस नहीं होगा, तो वे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। जो इन हदूदों क़यूद के अंदर एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो तो क्लेमेबल है, जो इसके अलावा होंगे वो हमेशा क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। पास्ट पेपर में 3 दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, एक दफ़ा 7 नंबर का, एक दफ़ा 5 नंबर का, एक दफ़ा 4 नंबर का। तो ये 7 नंबर का भी पूछ चुका हुआ है यही चीज़ें, 5 का भी पूछ चुका हुआ है, 4 का भी। आप एक किस्मत तो 2 नंबर का पूछ लेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में आ रहा होता है अक्सर ये। उसके अलावा जो तमाम फ़ाइन्स या पेनल्टीज़ वगैरह आपने पे की होती हैं इन द वायलेशन ऑफ लॉ या इन द वायलेशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, वो भी सारी क्या होती हैं, डिसअलाउ होती हैं। आप डिफ़ॉल्ट से चार्ज पे कर रहे हैं लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर, आपको कोई भी और वायलेशन ऑफ लॉ के ऊपर, एनवायरमेंटल लॉ को आपने किया है, आपको फ़ाइन वगैरह हो गए हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। लेकिन वो तमाम फाइन्स और पेनल्टीज़ जो आपको नॉर्मल बिज़नेस डील्स की वजह से पे करनी पड़ रही होती हैं, वो हम क्या कर रहे होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्रीमेंट हुआ था कस्टमर ए का बी के साथ कि बी ने इसको गुड्स डिलीवर करनी है अगस्त में, नहीं कर पाया, उसने केस कर दिया, अब केस वो हार भी गया, तो उसको इस वजह से क्या करना पड़ गया, डैमेजेस वगैरह पे करने पड़ गए। अब ये चूँकि बिज़नेस डैमेजेस हैं, बिज़नेस पेनल्टीज़ हैं, ये बिज़नेस पेनल्टीज़ या बिज़नेस डैमेजेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, क्लेम हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बिजली का बिल था टाइम पे पे नहीं किया, फ़ाइन पड़ गया, वो फ़ाइन भी जो है वो क्या हो सकता है, क्लेम हो सकता है। वो लेट फ़ाइन, लेट सरचार्ज वगैरह होते हैं। उसके अलावा जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, वो कभी भी क्लेम नहीं हो सकती। वो आपको सवाल में लिखते हैं कि जी ऑनर ने सदक़े के बकरे दिए हैं और अकाउंटेंट ने यहाँ पे लेस करवाए हुए हैं, आप कभी भी क्लेम नहीं करवा सकते। सदक़े तुम्हारे, हम क्या करें, टैक्स वाले ये कहते हैं। तो जो भी पर्सनल कॉस्ट होगी व्हीकल रिपेयर की, उसके पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल लीगल एक्सपेंसेस, बच्चों के स्कूल की फ़ी वगैरह हो गई, वो कभी भी जो है बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकते। वैसे भी स्कूल की फ़ी तो बैडेड होती है, स्कूल की फ़ी बच्चों की वो तो बैडेड होती है ना, उन्हें कौन सा पास करना होता है, वो देख लें कभी पास करते हैं तो स्कूल की फ़ी, या अब SBI का नाम है स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस, तो स्कूल की फ़ी जो है वो माँ बाप के लिए क्या जा रही है, बैडेड। ये बैठे हुए हैं मार्च 2024 की तैयारी करते हुए। उसके अलावा जो भी आप रिज़र्व फंड में अमाउंट लेके चले जाते हैं या कैपिटलाइज फंड में लेके चले जाते हैं, वो भी कभी भी आप उसको एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते, क्या होगी, हमेशा ऐड बैक होगी। रिमेंबर जो नॉमिनल प्रॉफिट्स होते हैं वो भी टैक्स में अलाउ नहीं होते। टैक्स में रीवैल्यूएशन सरप्लस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर अकाउंटिंग में आपके एसेट्स जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट पे चल रहे हैं, टैक्स वाले नहीं मानते। टैक्स में रीवैल्यूएशन सरप्लस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, टैक्स में इम्पेयरमेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपने इम्पेयरमेंट लेस किया है, क्या करवा देंगे, ऐड बैक करवा देंगे। टैक्स में फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे। वो कहते हैं हाँ चलेंगे हमारे मुताबिक। उसके बाद AOP,
एओपी का बहुत मुश्किल है। एओपी के लिए सिर्फ ये 4 बातें जो हैं वो आपने याद करनी होती हैं कि जब हम एओपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एओपी की कैलकुलेशन सिर्फ वही है जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस की कैलकुलेशन है। जिस तरह से हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एओपी की कैलकुलेशन भी सारी की सारी उसी तरह होती है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन एओपी कैलकुलेशन एंड अ नॉर्मल बिजनेस इनकम कैलकुलेशन। वो जो आप लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है वो है एओपी के मेंबर्स की टैक्सेशन। अगर एओपी का न्यूमेरिकल आया है, एओपी का न्यूमेरिकल सोलली हम सारे का सारा इसी बेस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक स्टेप क्या होता है एडिशनल कि अगर कोई भी सैलरी पार्टनर को गिवन की है जो मेंबर है एओपी का, वो क्या हो जाती है, डिसअलाउ हो जाती है। कोई भी हमने अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है एओपी को, उसको हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। जो पार्टनर्स ने हमारे पास कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए हैं, हम उनको अमाउंट वगैरह दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह या रिटर्न दे रहे होते हैं, वो डिसअलाउ हो जाते हैं। उसके अलावा कोई कमीशन या कोई रेम्यूनरेशन वगैरह हम पार्टनर्स को पे कर रहे होते हैं, ये डिसअलाउ है। तो पार्टनर्स को आप कोई भी अमाउंट वगैरह पे कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, डिसअलाउ होती है। अब अकाउंटेंट भाई साहब ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा होगा सैलरीज, सैलरी में जो पार्टनर सैलरी पे की होगी या कमीशन पे की होगी उसे लेस करवाई होगी, टैक्स वाले क्या करवा देंगे, एड बैक करवा देंगे, हम नहीं मानते। लेकिन टैक्स वाले यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ न्यूमेरिकल में प्ले कर सकते हैं कि एक पार्टनर बी है, एबीसी फर्म है, पार्टनर बी के पास एक प्रॉपर्टी है, उसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है फर्म को, और फर्म जो है इसी प्रॉपर्टी में क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। और फर्म क्या कर रही है, अब इस प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रही है मिस्टर बी को। तो बताएं क्या फर्म इस रेंट को एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। क्यों? बिकॉज अब ये पार्टनर को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, बल्कि पार्टनर ने ही अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है, ना लेते इससे तो किसी और से ले लेते प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लेके वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब तो ये इनका रेंट, पार्टनर का रेंट रेट नहीं हो रहा, बल्कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये काम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का रेंट रेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेंट होगा वो क्या होगा, एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम हो जाएगा। अब आई कैप का एग्जामिनर कैसे प्ले करेगा आपके साथ, वो कह देगा दो पार्टनर है, पार्टनर ए बी और सी, वो कह देगा जी फर्म पेज रेंट ऑफ ₹7 लाख फॉर पार्टनर सी, और दूसरा वो गिवन कर देगा हमें फर्म पे रेंट ऑफ ₹9,80,000 टू पार्टनर बी फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी। ये न्यूमेरिकल में ऐसी दो इकट्ठी जैसमेंट गिवन कर देगा और आवाम क्या हो जाएगी, कंफ्यूज। अब वो कहेंगे यार दोनों बातें एक जैसी हैं, ट्रीटमेंट जो है क्या होना चाहिए। अब दोनों बातें एक नहीं है, दोनों बातें क्या हैं, टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आप पार्टनर सी का रेंट पे कर रहे हैं, वो कहीं भी रह रहा है, आप 7 लाख उसका रेंट पे करें, उसका पर्सनल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। यहाँ पे आप पार्टनर बी को रेंट पे कर रहे हैं, क्यों, आप उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका जो है वो क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम हो रहा होगा। तो एग्जामिनर भाई साहब जो हैं वो यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं, आपने कोई एसेट वगैरह परचेज़ किया है, आपने कोई एसेट वगैरह ख़रीदा है, आपने कोई एसेट वगैरह बाय किया है, तो जो हम अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करते हैं टैक्स में भी हमने वही ट्रीटमेंट करना होता है। कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एसेट वगैरह बाय किया अकाउंटिंग में, उसको सारा एक्सपेंस आउट कर दो, नहीं, हम क्या करते हैं, वो तमाम एसेट्स, वो तमाम बेनिफिट्स जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, हम उन्हें क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, और फिर ओवर द टाइम हम उन्हें क्या कर रहे होते हैं, डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जब ये कहते हैं कि अगर तुम अकाउंटिंग में उनको डेप्रिशिएट कर दो और टैक्स में करते हुए मौत पड़ती है,
टैक्स में भी क्या करोगे, आप उन्हें डेप्रिशिएट ही कर रहे होगे। अगर आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अगर आपने उसको एक्सपेंस आउट किया हुआ है तो ये एक्सपेंस के तौर के ऊपर से क्लेम नहीं होने देंगे, कहेंगे एक्सपेंस आउट नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, उसको ऐड बैक करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे और उसके डेप्रिसिएशन या जो अमोर्टाइजेशन जो है वो क्या की जाएगी, चार्ज की जा रही होगी। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जो किसी भी रूल को, जो किसी भी एक्सपेंस को डिसअलाउ कर सकता है, वो है पेमेंट का रूल। पेमेंट जो है, जैसे सेल्स टैक्स में पेमेंट हमने पढ़ा था, आप हर चीज़ ठीक कर रहे हैं लेकिन पेमेंट अगर आपने कैश में कर दी है डिसअलाउ, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये पढ़ के आए थे। हर एक चीज़ जो बिल्कुल लेजिटिमेट है लेकिन पेमेंट करने गए हैं कैश में कर दिया, डिसअलाउ हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वहाँ पे वो इतना बड़ा है। सेम गोज़ विद बिजनेस। बिजनेस में आपने पेमेंट भी की है, टैक्स भी विदहेल्ड की है, बट अगर पेमेंट का असूल आपने पूरा नहीं किया ना, वो डिसअलाउ कर देंगे। अब पेमेंट का असूल क्या है, वही जो हम सेल्स टैक्स में पढ़ के आ गए हैं। नंबर 1, पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल और फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। पर्सनल बैंक अकाउंट से करेंगे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। पेमेंट का असूल ये है कि कोई भी पेमेंट करनी है, रेंट पे करना है, रेंट पे कर दें, किसके ज़रिए, बैंक के ज़रिए, चेक इशू कर दें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा, चेक इशू कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिजनेस अकाउंट से, अगर मालिक ने अपने पर्सनल अकाउंट से कर दिया ट्रांसफ़र, अब वो रेंट क्लेम नहीं कर पाएगा। तो कोई भी पेमेंट करनी है बिजनेस अकाउंट से करनी है, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करनी है बिजनेस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, आप क्लेम कर सकते हो। ये है नॉर्मल रूल। लेकिन व्हाट इफ़ अगर हम कैश में पे करना चाहें तो अलाउ है। व्हाट अबाउट द कैश? पाकिस्तान में मसला है। पाकिस्तान में आप जाएँ, कैश में पे कर रहे गए, जी मैंने चेक देना है, कहते हैं भाई नहीं लेना हमने। जी कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं। मतलब वाहिद कौम है जहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं। पूरी दुनिया अब NFC पे चली गई हुई है, स्वैप करते हैं, मोबाइल लगाते हैं, पेमेंट हो जाती है। जी पे क्या कुछ आ गया वो दुनिया में। अभी भी हम किस में चल रहे होते हैं? कैश के ऊपर चल रहे होते हैं। तो हमारी इकॉनमी का मसला है, हमारी इकॉनमी की प्रॉब्लम है। अब बिजनेस की प्रॉब्लम है, हर बंदा कैश पेमेंट नहीं एक्सेप्ट नहीं करता, बैंक हर एक के पास नहीं है, कहते कैश चाहिए। अब कैश में हमने पेमेंट करनी है तो क्या हमें ये अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? उन्होंने कहा हम आपको अलाउ कर देंगे अगर आप इन रूल्स के मुताबिक जो है पेमेंट कर रही हैं। वो रूल्स क्या हैं कि सिंगल पेमेंट जो है, कोई भी पेमेंट जो सिंगल पेमेंट है 25,000 रुपये तक, वो आप कैश में कर दें, आपको अलाउ है। कोई भी सिंगल पेमेंट 25,000 रुपये तक आप कैश में कर दें, आपको अलाउ है, हम आप क्लेम कर सकते हैं। एक बंदा आया है, आपने AC रिपेयर करवाया है, जी कितना खर्चा है? 19,000 रुपया, कैश में पे कर दिया, आप क्लेम कर सकते हैं। मशीन ख़राब हो गई है, जनरेटर ख़राब हो गया, रिपेयर करवाई है, ख़र्चा है 12,000 रुपया, कैश में पे कर दो, आप क्लेम कर सकते हो। वन टाइम ही हुआ ना ये। इलेक्ट्रिसिटी फॉल्टेज उड़े है, DP बॉक्स उड़ गया, ब्रेकर रिपेयर कराया, ख़र्चा हो गया 32,000 रुपया, कैश में पे कर दिया, अब आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वन टाइम पेमेंट जो कोई भी करनी है, सिंगल पेमेंट कब कितनी कर सकते हैं? 25,000 तक कैश में कर सकते हैं। डन। क्लेम भी 25,000 तक कर सकते हैं या पूरी? जितनी पेमेंट करेंगे 25,000 में उतनी। तूने पेमेंट 18 ही किया, क्लेम 25 कर रहे हैं। 32 की थी ना पहले, तो उसमें 7,000 नहीं। कर सकेंगे या 25? अगर आपने 32 की पेमेंट की और 32 की 32 कैश में कर दी है, वो सारी डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है। 25,001 रुपये की हैं 25,001 रुपये वो ना जितना मर्जी हो जाए, रहता आदमी गरीब ही है, उसका 1 रुपये जाने नहीं छोड़ रहा। वही एक गरीब ऊपर से बदतमीज़, नहीं एक गरीब उत्तों बदतमीज़, सारा मज़ा पंजाबी में आता है। 1 रुपये मतलब यार दुनिया मार्स पे पहुंच गई है। कल नासा ने इमेज रिलीज़ की है कि मार्स से अर्थ कैसी लग रही होती है, वो 1 रुपये पीछे पड़ा होगा। वो है तो ना अक्षय कुमार का बड़ा फेमस डायलॉग कि इनके हाथ में अगर सोने का कटोरा भी है तो फिर भी भीख ही मांगेंगे ये। 1 रुपया है तो फिर भी कटोरा ही। कटोरा भीख ही मांगनी है, सोने का कटोरा जाकर बेच दो उसे।
अगर तुम सोने के लोटे बेच सकते हो तो वो भी बेच दो। फिर पैसे किस में मांगे? 1 रुपया। अच्छा दूसरा इसमें है सिंगल पेमेंट कितनी? यार तू 1 रुपया मेरे से ले लें यार, तो पूरी 25 की रिवाइज बनाई, ठीक है? ये बनती भी नहीं है। ऐसे होता ना 1 रुपये का मसला हो तो आप 2499 कर लेते हैं, 1 रुपया कम ही रखते हैं, 1 रुपया कभी ऊपर नहीं करते, क्योंकि जिसने आपको डिक्लेयर करना है उसने रिसीव भी करना है। सर के बाद अगर 48 आ जाए, 49 आ जाए, 50 इस दफ़ा तुम्हारे जितने आएंगे ना उसके बाद बात करेंगे। एवरेज देंगे ना पिछले 5 अटैम्प्टों का कितनी बनती हैं। तो सिंगल पेमेंट का रूल क्या है? 25,000। लेकिन अगर आपका कोई अकाउंट मेंटेन्ड है तो उसका अगर बैलेंस, टोटल बैलेंस 250,000 तक है, इसमें कोई एक आधी पेमेंट 25,000 से ऊपर कैश में हो भी गई है तो वो क्या हो सकती है? क्लेम हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अकाउंट बनाया हुआ है स्टेशनरी का, आप हर महीने क्या करते हैं? स्टेशनरी जो है बाय कर रहे होते हैं, तो आपने पूरा एक टी अकाउंट बनाया होगा। जनवरी की परचेजेज आ जाएंगी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप जनवरी, अब सारा अकाउंट आप किस में मेंटेन कर रहे हैं? कैश में मेंटेन कर रहे हैं। जनवरी में आपने पेमेंट की है 10,000 कैश में, तो क्या डिसअलाउ होगी ये? नहीं, क्योंकि 25,000 तक आप कैश में कर सकते हैं ना। आपने कितनी की है? 10,000। डिसअलाउ होगी? नहीं होगी। फरवरी में आपने पेमेंट कर दी 17,000, ये भी अलाउ है। मार्च में कर दिया आपने 18,000, अप्रैल में कर दी 24,000, मई में कर दिया आपने 10,000, जून में कर दिया आपने 21,000, जुलाई में कर दिया आपने 20,000, अगस्त में आपकी पेमेंट होगी 32,000 की, सितंबर में आपने पेमेंट कर दी है 18,000 की, अक्टूबर में आपकी फिर पेमेंट गई 20,000 की, नवंबर में पेमेंट गई है आपकी 19,000 की, और दिसंबर में पेमेंट गई है 30,000 की। इसका सम करें कितना बनता ज़रा? कोई साउंड माइंड वाला सम करे। उसके हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, जमा कर रहे। तो कैलकुलेटर पर भी जवाब गलत बताता है। कितना बन रहा है? 229। तो इस टोटल अकाउंट का जो सम बन रहा है वो कितने है? 229,000 है। अगर लेकिन इस पूरे टी अकाउंट में देखा जाए, क्या इसमें सारी अमाउंट कैश में पे हुई है? द आंसर सारी अमाउंट कैश में पे हुई है। कोई वायलेशन हुई है पेमेंट की? द आंसर इज़ यस। ये एक पेमेंट जो है ये हमने पे की है 32,000 की कैश में, एक हमने पेमेंट ये की है 30,000 की कैश में। क्या हमें ये डिसअलाउ हो जाएंगी? क्या ये डिसअलाउ हो जाएंगी? अब देखा जाए रूल तो है सिंगल पेमेंट 25,000 तक कैश में करो हो सकती है, बट ये तो 25,000 से ऊपर है, ये डिसअलाउ नहीं होंगी। क्यों? अगर आपका टोटल अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख तक है, टोटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 2.5 लाख तक है, उससे कम ही है ना। और इसमें अगर कोई एक आधी पेमेंट 25,000 से ऊपर हो भी गई है तो अलाउ है, ये आपको डिसअलाउ नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो टोटल बैलेंस आपका 2.5 लाख से कम था, 2 पेमेंट्स ऐसी हैं जो आपने 25,000 से ऊपर कर दी हैं कैश में, ये पेमेंट अलाउ है, आप क्लेम कर सकते हैं, ये आपको डिसअलाउ नहीं की जाएंगी। गॉट इट? अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें और हम यहाँ पे इसको कर दें 27, इसको कर दें हम 31, अब बताएं टोटल बैलेंस कितना बनेगा? एक और पेमेंट चेंज करने दें, इसे कर दें 28। अब बताएं सम कितना बनता है?
अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? कितना बैलेंस हो गया अकाउंट का? 268। कहेंगे जी अकाउंट लेके आए, लेके पहुंच गए, सारी पेमेंट कैश में की हैं जी, सारी पेमेंट कैश में की हैं, निकालने हैं अकाउंट। जनवरी में कितनी पेमेंट की? 10,000 कैश में है, अलाउ है। फेब में पेमेंट 27,000 की है, अलाउ कितनी है कैश में? तो ये हाईलाइट कर देंगे, ये आपको डिसअलाउ हो जाएगी। 27 की 27 ही क्या हो जाएगी? डिसअलाउ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी वायलेशन में हुई है, ये भी क्या हो जाएगी? डिसअलाउ हो जाएगी। कहेंगे ये भी ठीक है, ये भी क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे। ये वाली भी डिसअलाउ कर देंगे और ये वाली भी डिसअलाउ कर देंगे। अगर अकाउंट का बैलेंस 250 से क्रॉस कर गया है, फिर जितनी पेमेंट 25,000 की वायलेशन में की जाएंगी वो सारी क्या कर दी जाएंगी? आपको डिसअलाउ कर दी जाएंगी। वो सारी क्या करनी पड़ेंगी? हमें ऐड बैक करनी पड़ जाएंगी। इज़ दैट क्लियर? तो ये रूल है जो सबसे मुश्किल रूल समझा जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो पेपर में क्या कर सकता है? सैलरी एक बंदे को सैलरी पे कर रहे हैं आप थ्रू बैंकिंग चैनल, सब कुछ ठीक है। सवाल में गिवन करेगा सैलरी पे कर रहे हैं, पर मंथ सैलरी भी, ये सब कुछ ठीक है। कह देगा जी एट द एंड आपने उसको 2 महीने की एडवांस सैलरी पे कर दी है कैश में। अगर एडवांस सैलरी जो है वो 25,000 रुपये से ऊपर है तो वो क्या हो जाएगी? डिसअलाउ हो जाएगी। वो ये कर रहा होता है अक्सर। रेंट पे करना है, रेंट जितना मर्जी पे करे। नंबर 1, रेंट पे कर दिया, ठीक है। टैक्स था कि नहीं था? अगर टैक्स नहीं था ऊपर डिडक्ट करना, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर टैक्स पर डिडक्ट नहीं किया तो डिसअलाउ कर देगा। चलिए टैक्स डिडक्ट कर लिया, पेमेंट की है जी, पेमेंट की, कहाँ से की है? बैंक से, कैश में? बैंक से की है, कहेगा ओ नो, बच के। अगर लग जाए पता पेमेंट कैश में की है, कितनी सी पेमेंट पर मंथ? 25,000 से ऊपर थी जी, डिसअलाउ कर देगा। तो वो 3 चीज़ें चेक करता है। वो किसी भी पेमेंट को क्लेम करने पे जाएगा ना, तो उसने पेमेंट को क्लेम करने के लिए आपको एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं, उसने चेक पोस्ट से गुजारना है। ये वो वाली चेक पोस्ट है जहाँ डबल तलाशी लेते हैं। तो फर्स्ट तलाशी लेंगे, मतलब कोई भी एक्सपेंस क्लेम करने जा रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस क्लेम करने जा रहे हैं, तो पहली चेक पोस्ट किसकी आएगी? ज़रा म्यूट करना। तो यहाँ पे कोई एक्सपेंस क्लेम करने जा रहा है, रास्ते में आया, पहली चेक पोस्ट किसकी है? टैक्स विद हेल्ड वालों की। यहाँ से अगर पकड़े गए तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। इधर से अंदर कोई भी एक्सपेंस क्लेम करने जा रहे हैं, पहला सवाल होगा, कबर वाली बात नहीं कर रहा, आप शुरू हो जाए। पहला सवाल किसका होगा? पहला सवाल किसका होगा? टैक्स विद हेल्ड था या नहीं? अगर नहीं था, एक्सपेंस ऐड कर करा के चले, बच गए, यहाँ से टैक्स विद हेल्ड था, ठीक है। सेकंड चेक पोस्ट किसकी आ जाएगी? पेमेंट की। अगर पेमेंट वाली चेक पोस्ट भी क्रॉस कर गए तो आप एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा? कोई भी एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। एग्जामिनर अभी तक इनकम फ्रॉम बिजनेस में सिर्फ यहाँ पे घुमाता है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स। रेंट की एग्जांपल ले लें, घुमा देगा यहाँ पे। सैलरी की एग्जांपल ले लें, सैलरी आपने पे की है एक बंदे को 7 लाख रुपया, 2500 टैक्स था, विद हेल्ड किया, आप बड़े खुश हैं, टैक्स विद हेल्ड किया, मैं क्लेम करूँगा। अगर रहेगा हाफ सैलरी वॉज पेड इन कैश, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, बात बदल गए। क्यों? 3.5 लाख उसने कैश में पे कर दिया, अब क्या करेंगे? ऐड बैक हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो पूरे होंगे तो आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। गॉट इट? फिर यहाँ पे एक और है कि अगर आप कैश पे पेमेंट करने जाते हैं तो जितने भी आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, उसके अलावा आपके ट्रैवल चार्जेस हो गए, पोस्टेज चार्जेस वगैरह हो गए, ये सारे के सारे जितने मर्ज़ी जो हैं वो क्या कर सकते हैं? आप कैश में पे कर सकते हैं। इनके लिए कोई लिमिट वगैरह नहीं होती। कोई प्रोफेशनल फ़ी वगैरह पे करनी है, कोई गवर्नमेंट ड्यू पे करना है, कोई गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह पे करना है, आप जितना मर्ज़ी कैश में पे कर दें। इसके ऊपर कोई किसी की लिमिटेशन, कोई किसी किस्म का असूल जो है वो नहीं होता। वो अन्य आप क्या कर सकते हैं? कैश में पे कर सकते हैं। तो ये सबसे कम्प्लेक्स एरिया है जो बिज़नेस का हमारा यहाँ पे चल रहा होता है। जो सिंगल पेमेंट वाली है, इसमें 25,000 अगर 12 महीने
25-25 हज़ार तक कैश में कर सकते हैं। अगर वो अमाउंट देखते तो सारी 25,000 रुपये की वॉलेट हुई है तो फिर अलाउ है। पहला तो इसकी वॉलेशन है ना, अगर 25-25 हज़ार की सारी पेमेंट हो रही है, 12 के 12 पेमेंट करते हैं, 3 लाख मतलब खैर है, बट 25,000 तो वॉलेट नहीं हुआ ना, तो सारी की सारी अलाउ हो जाएंगी वो। इज़ दैट क्लियर? उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं, रिमेंबर ये अपनी एडवर्टीज़मेंट और प्रमोशन का मैक्सिमम जो है वो 10% तक ही क्लेम कर सकते हैं टर्नओवर का। अगर 10% से ऊपर ख़र्चा होगा तो वो इनका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड बैक करना पड़ेगा इनको। जो मेन सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर 21 है, जो हमें बताता है चीज़ों को हमने किस तरह से ऐड बैक करना है और किस तरह से हमने उनको मतलब इनएडमिसिबल ट्रीट करना होता है। तो सबसे बड़ा सेक्शन भी यही है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है। उसके बाद जो सेक्शन हमें बताता है ना कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं, वो बहुत छोटा सा है, सेक्शन नंबर 20। इसकी डिटेल्स है ही नहीं। सेक्शन 20 बताता है कि ये एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अब उसमें वो है, उससे पहले बता दिया है कि कोई भी एक्सपेंसेस जो आपके बिज़नेस पर्पस के लिए होंगे वो क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। अब एग्जांपल है, बिज़नेस पर्पस एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड होती है, कोई टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं आपके, सारे आपके जो बिज़नेस पर्पस के लिए हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी एक्सपेंसेस आपके बिज़नेस पर्पस के लिए होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं, ये उसमें मना नहीं करते। उसके अलावा अगर कोई भी जानवर वगैरह हैं जो आपके स्टॉक इन ट्रेड में नहीं है, आप वो इस्तेमाल करें। जैसे जितने ये नेस्ले वगैरह हो गए, जितने भी ये डेयरी का जो काम कर रहे होते हैं, अब इनके पास गाय वगैरह हैं, ये इनका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। इनका स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। अब गाय वगैरह ली हुई है, यूज़ कर रहे हैं, यूज़लेस हो जाती हैं, मर जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, इनको फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं। उसका भी इन्होंने गेन या लॉस जो है वो रिकॉर्ड करना होता है। उसको रिकॉर्ड करने का, उसको एक्सपेंस आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, रिमेंबर, जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल होती है वो, उसमें से जो उनको अमाउंट रियलाइज़ हो जाएगी वो लेस करवा देंगे, बाकी अमाउंट जो है वो हम क्या कर लेंगे, ऐसा रिडक्शन के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होंगे। शुक्र है यहाँ पे गाय की एग्जांपल की बात हो रही है, खोतों की बात नहीं हो रही, वरना जितने वो उनसे अमाउंट रियलाइज़ हुई है ना इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स में, उतनी कहीं नहीं रियलाइज़ हुई होगी। जैसे एग्जांपल है ये वाली कि हबीब डेयरी लिमिटेड परचेज 3 काउज फॉर डेयरी बिजनेस एट ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की ईच थी, 3 गायें उसने ली थी टैक्स ईयर 2011 में। वैक्सीनेशन कॉस्ट थी 2000 रुपये की। 1 काउ बिकम परमानेंटली डिसेबल एंड वो सोल्ड एट ₹20,000 इन टैक्स ईयर 2013। एक जो है वो डिसेबल है और डिसेबल हो गई है और आपने क्या कर दिया, उसको 2013 में बेच दी है। अब जब बेच दी है तो डिसेबल हुई है, लॉस तो हुआ है आपका। अब लॉस क्या होता है, एक्सपेंस होता है। उस एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अब वो गाय कितने की थी, 1 लाख की थी। आप 1 लाख को कभी भी अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि उस एनिमल की कॉस्ट कितनी थी। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल थी हमारे पास 1 लाख। आपको अमाउंट कितनी रियलाइज़ हुई है, उसने बेची 20,000 रुपये की, तो 20,000 हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। रिमेनिंग कितना बचता है, 80,000। इस 80,000 को हम क्या कर रहे होंगे, अपना बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर रहे होंगे। ये हमारा एक्सपेंस आउट हो रहा होगा, इसे हम अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर टेकअप कर रहे होंगे। गॉट इट? ये वाला पॉइंट पेपर में आज तक नहीं आया होगा। उसके बाद जो भी एसेट्स वगैरह होते हैं हम ख़रीदते हैं, उन्हें हम हमेशा कैपिटलाइज़ करते हैं। उनकी अमोर्टाइजेशन या उनकी डेप्रिसिएशन वगैरह जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर कोई 2 बिजनेसेस वगैरह मर्ज हो जाते हैं तो उनकी जो मर्जर कॉस्ट होती है वो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको फिर हम वहाँ पे लेस करवा रहे होते हैं। तो सेक्शन नंबर 20 की इतनी डिटेल्स है ही नहीं। असल जो डिटेल्स है ना वो 21 की जो हमने पढ़ ली है। एक्सपेंसेस अलाउ उनका मसला नहीं है, डिसअलाउ उनका मसला है। वो किसी भी एक्सपेंस को उठा के क्या कर सकते हैं, डिसअलाउ करवा सकते हैं। जब भी हमने सारी बात कर ली है कि ये क्राइटेरिया है, इसके मुताबिक अगर ये हो गया तो ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ करवा रहे होंगे। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, 3 बजे मिलते हैं। इसको फिर आगे चलते हैं यहाँ से लेके। ठीक है, अब कौन है, मैं नहीं उठा रहा। अच्छा जी, हमारा बिज़नेस का तकरीबन हाफ़ हो गया।
सबसे बड़ा सेक्शन ही यही है। अभी पास पेपर नहीं करवा रहा, कल इसके साथ जब पास पेपर इंटीग्रेट करूँगा आपको समझ आइए कि यार इतना ही मुश्किल है ही नहीं। जितने भी रूल्स पढ़े हैं इन रूल्स को आपने क्रैम नहीं करना, जितनी हमने बातें की हैं क्रैम नहीं करनी। इन रूल्स के आपके पास समरीज़ है, इन रूल्स को बस रीड करना है, बिकॉज ये न्यूमेरिकली अप्लाई होते हैं। देखिए जो चीज़ क्रैम करने वाली चीज़ जो थ्योरेटिकल अप्लाई होने वाली थी वो मैंने बता दी है। डैट वॉज वो जो हमारे थे यहाँ पे ये फर्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो आपने याद करना था। इससे पहले जितनी बातें की हैं पेपर में वो आपसे नहीं पूछा डिफाइन दिस रूल, वो ये नहीं पूछता, वो एडजस्टमेंट गिवन कर देता है। आपने क्या करना होता है उस एडजस्टमेंट के ऊपर वो रूल अप्लाई करना होता है, सिंपल इज़ डैट केस। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है ये स्प्रिंग 2022 में टेस्टेड है। यस, स्प्रिंग 2022 में सवाल कौन सा आया था पास पेपर में, नाम क्या उसका? आकाश कुमार एंड को है ना मेरे ख्याल से। आज़ादी लास्ट ईयर आया है। आकाश कुमार एंड को वाला सवाल है स्प्रिंग 2022 का, मेरे ख्याल से उसमें ये आया हुआ है यार। ये वो अटैम्प्ट है जिसमें उसका मेरिट सर्टिफिकेट आया था। सवाल आकाश कुमार को है, उसमें ये पॉइंट जो है वो टेस्टेड है, पास्ट पेपर में पूछ चुका हुआ पॉइंट ये वाला। अब ये है कि अगर आप कोई भी थर्ड स्केजुअल आइटम्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं, हमने बड़ा रिटेल आइटम्स के बारे में सेल्स टैक्स में देखा था। रिटेल आइटम्स पे प्राइस कौन फिक्स करता है? मैन्युफैक्चरर। टैक्स कौन पे करता है? मैन्युफैक्चरर। तो ये रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मिल रहा होता है? इन्हें कमीशन मिल रही होती है बेचने का। अब जब उन्हें कमीशन वगैरह पे कर रहे होते हैं, अब जो भी मैन्युफैक्चरर है जो बना के सामान बेच रहा है वो कमीशन तो पे करेगा। अब जो उसने कमीशन पे करनी है वो उसको अपना एज अ बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या करेगा? रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब उस बिज़नेस एक्सपेंस के ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए भी हमने इस पर क्या कर दी है? लिमिट लगा दी है। ये वाला पॉइंट पेपर में टेस्ट हो चुका हुआ है। उस अटैम्प्ट में वर्स्ट मतलब उसके पढ़े एग्जामिनर कमेंट्स, तो वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड एडजस्टमेंट यही थी। बच्चों को पता नहीं था इसमें करना क्या और क्या नहीं करना। कुछ याद आ रहा है? कहता जी कोई भी अमाउंट, कोई भी कमीशन पे या पेएबल है आप थर्ड स्केजुअल आइटम में। रिमेंबर ये स्पेसिफिकली थर्ड स्केजुअल की बात हो रही है रिटेल आइटम्स की। हम सेल्स टैक्स में पढ़ के रिटेल आइटम्स, रिटेल आइटम का टैक्स भी मैन्युफैक्चरर पे कर रहा होता है, अमाउंट भी मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा होता है। ये तमाम जो रिटेलर्स वगैरह हैं उनको सिर्फ कमीशन मिल रही होती है बेचने की, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, या ये कमीशन मिल रही होती है। अब जो कमीशन उनको मैन्युफैक्चरर पे करता है ना, मैन्युफैक्चरर ने क्या करना होता है? उस कमीशन को अपना एज अ बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर भी क्लेम करना होता है। तो ये स्पेसिफिक किसके ऊपर रूल है? थर्ड स्केजुअल के ऊपर, बिकॉज रिसेंट अटैम्प्ट में थर्ड स्केजुअल आइटम्स के ऊपर ही काफ़ी चेंजेस आई हैं। रिसेंट 1 साल में जिस आइटम्स को सबसे ज़्यादा हिट किया जा रहा है वो थर्ड स्केजुअल आइटम्स ही हैं। तो सेल्स टैक्स में भी इस अटैम्प्ट में रिटेल आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वापस इनकम फ्रॉम बिजनेस में आकर इसका ताल्लुक यहाँ बन रहा होता है। तो वहाँ पे भी ये वाली एडजस्टमेंट इस अटैम्प्ट में फिर सुपर इंपॉर्टेंट बन रही है। माइट भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ ले 3-4 नंबर का, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा या उसके न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट आ सकती है। कहता है अगर कोई भी आपने कमीशन पे की है जो 0.2% ऑफ ग्रॉस से ज़्यादा थी तो वो क्या हो जाएगी? आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं सेल्स टैक्स एक्ट में, आपका नाम ATL में नहीं आ रहा और आप कमीशन पे कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम कितनी कमीशन पे क्लेम कर सकते हैं? 0.2% तक क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये कमीशन आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने सेल्स की हैं 5 मिलियन की, कमीशन कितनी पे की है? 1.5 मिलियन की। अगर इसका नाम ATL में है तो इसकी इनकम कितनी बनेगी? 5 मिलियन। इसमें से हम एक्सपेंस जो है 150 मिलियन का 1.5 लाख लेस करवा देंगे, क्या अमाउंट आएगी? 48,000। ये क्या बनेगी? इसकी इनकम बन रही होगी। ठीक है, अगर इसका नाम ATL में नहीं है तो फिर क्या लेंगे? फिर इसकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये रेवेन्यू आएगा। जब रेवेन्यू में से ये लेस करवाएंगे तो हम रूल लगाएंगे। रूल में लेंगे एक्चुअल कमीशन, वो कितनी थी? 150,000, और लेंगे 0.2% ऑफ दिस। 0.2% ऑफ रेवेन्यू जो टोटल सेल्स कितनी बनती है बताएं ज़रा? कितना? 1 लाख, 1 लाख। तो लोअर क्या है इसमें से? 1 लाख है, तो हम ये 1 लाख ही क्या करवा पाएंगे? क्लेम करवा पाएंगे। ये जो 50,000 था ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन क्लेमेबल हो जाएगा, इसे हम क्लेम
नहीं करवा सकते। इस अटैम्प्ट में ये पॉइंट दोबारा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस अटैम्प्ट में जो चेंजेस किस में आई हैं, रिटेल आइटम्स में ही आई हैं, तो उससे इंटरकनेक्टेड जितनी चीज़ें होंगी वो हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये देख लीजिएगा, न्यूमेरिकली आएगा, थ्योरेटिकली इसके आने के चांसेस नहीं है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी, मतलब इसको कोई 4 अटैम्प्टें हो गई हैं, बिज़नेस में आया हुआ है, अभी तक उसने नहीं पूछा हुआ। इसका इंटरकनेक्टेड पॉइंट सेल्स टैक्स में भी हमने सेम पढ़ा हुआ है। सेल्स टैक्स में हम पढ़ के आए थे कि आपने लिमिट लगा दी हुई है कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को इतनी वैल्यू से ज़्यादा सेल्स नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को किसी भी महीने में 10 मिलियन से ज़्यादा की सेल्स करते हैं तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो हमें डिसअलाउ हो जाता है। याद है वो अपने पॉइंट पढ़ा था, वहाँ पे वो पॉइंट था सेल्स टैक्स के हिसाब से, उसका ही पॉइंट यहाँ पे हमने इनकम टैक्स में भी किया कि अगर आपको सेल्स टैक्स में इनपुट टैक्स हम डिसअलाउ करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, आपको इनकम टैक्स में एक्सपेंस भी क्लेम नहीं करने देंगे। इस अटैम्प्ट में सुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सेपरेटली डील करवा रहा हूँ। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये आफ्टर क्लास नोट शेयर हो जाएंगे, ड्राइव में आ जाएंगे, देख लीजिएगा वहाँ से, सुबह अब्रार भी प्रोवाइड कर देगा। इस अटैम्प्ट में ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, अभी तक इसकी पास पेपर में टेस्टिंग नहीं हुई। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स करते हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसको जो भी एक्सपेंसेस वगैरह करेंगे वो एक लिमिट तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे तो आप उस एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं करवा सकते। ये एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ होंगे वो हमारे इस फॉर्मूला के मुताबिक जो है वो डिसअलाउ हो रहे होंगे, A/B × C। इसको समझने के लिए ना हम इस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। इस एग्ज़ाम्पल से हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक बंदे ने सेल्स की हैं 730 मिलियन की, उसने एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह की यहाँ मेनली बात हो रही होती है, वो कितनी थी, 230 मिलियन की थी, और उसका नेट प्रॉफिट कितना आ गया है, 500 मिलियन का, ये इसने हमें बता दी है। कहता जी फर्दर उसने प्रोवाइड किया कि ये जो उसने सेल्स की हैं ये वाली, इसमें 140 मिलियन की सेल्स जो हैं उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की हुई हैं, और 90 मिलियन की सेल्स उसने की हैं, वो भी कौन था, अनरजिस्टर्ड था। मतलब इस 700 मिलियन में 2 सेल्स ऐसी शामिल हैं जो किनको की गई हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की गई हैं। अब चूँकि वो बंदे रजिस्टर्ड भी नहीं थे, अनरजिस्टर्ड थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करना पड़ेगा। अब उसका असूल क्या है, एक तो है सेल से कैलकुलेट कर लें, दूसरा है हम नेट प्रॉफिट से, जो हमारा सजेस्टेड क्वेश्चन होता है हम नेट प्रॉफिट से ही कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया है, 500 का आ गया। अब रिमेंबर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव पे अगर आपकी सेल्स 100 मिलियन तक की हैं ना, तो जितने भी एक्सपेंसेस उससे एट्रीब्यूटेड हैं अलाउ में, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपकी सेल्स 100 मिलियन तक की है ना, तो उससे जितने भी मुंसलिक एक्सपेंसेस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आपको अलाउ हो जाएंगे, आप वो क्लेम कर सकते हैं, नथिंग विल बी डिसअलाउ। लेकिन अगर आपने किसी भी ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं था, और वो सेल 100 मिलियन से अबव है, तो उससे जो एक्सपेंसेस रिलेट कर रहे होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। अब वो डिसअलाउ कितने एक्सपेंसेस होंगे उसको कैलकुलेट करने का असूल क्या होगा, उसका असूल कैलकुलेट होगा 10% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। अब देखें ये सवाल में हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, 230 मिलियन है, इसका हम क्या लेंगे, 10%। कहाँ गया है, 230 इंटू 10% कितना आएगा, 23 मिलियन। और हम लेंगे अपोर्शन करके एक्सपेंसेस निकालेंगे। अब अपोर्शन का फॉर्मूला होता है A/B × C। अब इसमें A आएगा हमारे पास एक्सपेंसेस कितने थे, डैट वॉज 230। B आएगा हमारी टोटल सेल्स कितनी थी, वो है 730। और C है किस सेल्स के ऊपर हम इसको अपोर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसको सेल्स की हैं, 140 मिलियन की है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 140 से। बताएं क्या जवाब आता है, 44.10। इसमें से जो लोअर ऑफ है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। लोअर ऑफ कितना है, 23 मिलियन है, तो 23 मिलियन हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, तो अब इसका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा,
523 मिलियन आ रहा होगा। ये देखें अभी हमने ये लिखा है ये फॉर्मूला 10% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस और अपोर्शन एवरेज रेट पे निकाला है। एवरेज रेट था एक्चुअल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई द सेल्स विच इज़ ग्रेटर दैन 100 मिलियन, यही किया ना। अब ज़रा यहाँ पे आके हम इस रूल को पढ़ते हैं। कहता है जी आपने कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं अनरजिस्टर्ड पर्सनस को सेल्स से जो किए हैं उससे मुंसलिक, तो वो क्या हो जाएंगे, आपको डिसअलाउ हो जाएंगे और वो डिसअलाउ होंगे आपको एज़ पर दिस रूल। वो रूल क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए होगा टोटल अमाउंट ऑफ रिडक्शंस क्लेम अंडर दिस पार्ट। यहाँ पे था ए हमारा क्या कि जो हम रिडक्शंस टोटल क्लेम कर रहे हैं वो। बी था हमारा टोटल टर्नओवर, तो यहाँ पे हमारी सेल्स थी, वो मेरा क्या टोटल टर्नओवर आ गया। और सी हमने क्या लिया था, अमाउंट जो आपने किसी को भी सेल्स की हैं 100 मिलियन से अबव। यहाँ पे रिमेंबर अगर 100 मिलियन पर पर्सन से अबव है तो वो लेंगे, अगर कोई भी सेल्स 100 मिलियन से कम है वो यहाँ पर नहीं आ रही होगी। तो दो सेल्स थी जो हमने यहाँ पे की थी अनरजिस्टर्ड को, एक 90 वाली एक 140 वाली। ये 90 वाली हमने क्या कर दी थी, इग्नोर कर दी थी, हमने किसको लिया 140 को। तो मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया। अब जो मल्टीप्लाई करके जवाब आया उसको हमने कंपेयर किया किससे, 10% ऑफ रिडक्शन से। तो जो लोअर अमाउंट थी वो हमने क्या की है, क्लेम की है। तो ये रूल है, इस रूल को हम एज़ पर दिस वे क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इस अटेम्प्ट में ये इम्पॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? इसका नोट करना, कर लें जल्दी से। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस पे, चूँकि मेनली न्यूमेरिकल ही आना है। स्प्रिंग 23 में न्यूमेरिकल था बिजनेस में, ऑटम 22 न्यूमेरिकल, स्प्रिंग 22 न्यूमेरिकल, ऑटम 21 भी न्यूमेरिकल आया है। तो ये पिछले 4 से 5 अटैम्प्टों में इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो न्यूमेरिकल ही पूछी जा रहा है। वो उससे पहले होता था कि एक अटैम्प्ट थी कि स्प्रिंग की अटैम्प्ट में वो 4 हेड्स ऑफ इनकम का न्यूमेरिकल पूछता था और इनकम फ्रॉम बिजनेस की थ्योरी पूछता था, और ऑटम में बिजनेस का न्यूमेरिकल होता था, बाकी थ्योरी। वो स्प्रिंग 2021 तक था। उसके बाद उसने कहा नहीं, बहुत ड्रामे हो गए हैं। वो 4 हेड्स ऑफ इनकम का भी न्यूमेरिकल पूछता है, वो बिज़नेस का न्यूमेरिकल भी पूछता है, वो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल भी पूछता है। कहता बच के दिखाओ कहाँ तक जाओगे। तो इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कम टेस्ट कर रहा है, बट न्यूमेरिकल जो है वो कंसेक्टिवली बार बार पूछ रहा है। माइट भी आपकी किस्मत अच्छी ना पूछे, लेकिन अगर ये आज ज़रा आसान होता है इसमें से मार्क्स क्योर करना। अब जब भी आप बिज़नेस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा जो है याद रखने हैं। हमेशा कौन कौन से, कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग लॉस, ये हमेशा क्या हमने करना है, ऐड बैक करना होता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता ये, क्योंकि हमें अलाउ नहीं की टैक्स अथॉरिटीज़ ने। अगर अकाउंटेंट ने लेस की हुई है हम क्या कर देंगे, ऐड बैक करवा देंगे। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक सवाल है हमारा 2015 का, उसमें पॉइंट आया हुआ है, ये वाला भी पॉइंट आया हुआ है, ये दोनों पॉइंट आए हुए हैं कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो हमेशा इग्नोर होता है। अगर अकाउंटेंट ने सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेस करवाया हुआ है हम क्या करवा देंगे, ऐड बैक करवा देंगे। ख़ास तौर पे ना ये जो यूटिलिटी कंपनीज़ हैं इनका अक्सर देता है कि फैक्ट्री ने ट्रांसफार्मर लगवाया है और ट्रांसफार्मर के लिए 8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो उन्होंने क्या करवा दिया, जमा करवा दी है, वो बता देते हैं। अब वो अकाउंटेंट ने लेस करवाया होगा, लेकिन हम क्या करवा देंगे, ऐड बैक करवा देंगे, इनका ट्रीटमेंट नहीं होता। चैरिटी वगैरह इसके ऊपर क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। ज़कात वगैरह जो है इस पर भी क्या मिलेगा, हमें रिबेट मिलेगा। तो चैरिटी अगर अकाउंटेंट ने लेस करवाई है हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। उसने ज़कात लेस करवाई है हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। और जिनका रेलेवेंट ट्रीटमेंट है वो ले रहे होंगे। उसके अलावा जो टेंजिबल्स हैं, इनटेंजिबल्स एसेट्स हैं, जब भी हम ये ले रहे होंगे तो हम इनको हमेशा कैपिटलाइज़ करेंगे। बाद में इनके डेप्रिसिएशन या बाद में इनकी जो अमोर्टाइजेशन वगैरह होगी वो हम क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और जितनी भी प्रोविजंस होती हैं वो सारी की सारी हम क्या कर लेते हैं, डिसअलाउ हो जाती हैं। वो सारी की सारी हमने ऐड बैक करनी होती है, A to Z। ठीक है, यहाँ तक हमारे मेन क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाते हैं।
इसके बाद सिर्फ हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, बिज़नेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे पास स्पेशल एक्सपेंडिचर्स हैं, इसमें से कभी कभार 3-4 नंबर का वो अलग सवाल पूछ सकता है या एक आधी एडजस्टमेंट आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स आप करेंगे, आप क्लेम कर सकते हैं, आपके बिज़नेस एक्सपेंस में क्या हो सकते हैं, लेस हो सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अगर आप करेंगे तो आप क्या करवा सकते हैं, क्लेम हो सकते हैं, आप बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर इसको लेस करवा सकते हैं। अब कौन करवा सकता है? सबसे पहले कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स सिर्फ़ और सिर्फ याद रखना पाकिस्तान में इनकर होने चाहिए। ये निशान दिखाना, ये किताब 5 पेपर की बुक, इसमें क्वेश्चन है 5 पेपर में, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। उसमें न्यूमेरिकल में उसने पॉइंट टेस्ट किया हुआ है। स्प्रिंग स्प्रिंग 19 का सवाल है, मेज़ मुस्तफ़ा अली ज़ैन। उसका जो पॉइंट नंबर 2 है ना, वो यहाँ से रिलेट कर रहा होता है। तो इसने ये 5 पेपर में स्प्रिंग 19 में टेस्ट किया होगा ये पॉइंट कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अगर वो पाकिस्तान में इनकर हो रहे हैं और उनका कंसर्न वो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के साथ था, मतलब बिज़नेस इनकम अर्न करने के लिए हैं, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आप उन एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। इसमें रिमेंबर पाकिस्तान में इनकर होने का बहुत लाजमी है। कदेगा आपने साइंटिफिक रिसर्च करवाई है बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए चाइना में, नहीं क्लेम कर सकते, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह काम कर रहा होगा। पाकिस्तान में क्लेम हुए हैं, बिज़नेस के लिए हुए हैं, फिर ही क्या कर सकते हैं, आप उनको लेस करवा सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पेपर ने पूछा साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। साइंटिफिक रिसर्च में है कि जो भी आपके पास अप्लाइड साइंस जो होती है या आपके पास नेचुरल साइंस होती है, उसमें रिसर्च करना, उसमें डेवलपमेंट करना, वो आपकी साइंटिफिक रिसर्च आ रही होती है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं जो इस फील्ड में आपने खर्चे किए होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है स्टैटिकली कि कौन से एक्सपेंसेस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस नहीं हैं। जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस की एक्सेप्शंस है ना, ये थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है कि यार ये चीज़ें जो हैं ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस में नहीं आती। वो हैं कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, कोई डेप्रिसिएबल एसेट या कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करने में, वो आपके कभी भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं कहलाते। कोई भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में इमूवेबल, वो आपके साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स नहीं कहला रहे होते। या आप किसी भी नेचुरल डिपॉजिट को क्वालिटी को लोकेट करने के लिए, एक्सटेंट मालूम करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस को देखने के लिए खर्चे वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये भी आपके साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स नहीं कहलाते। ये 3 एक्सेप्शंस जो हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का मतलब है वो तमाम एक्सपेंसेस जो साइंटिफिक रिसर्च में हो रहे हैं पाकिस्तान में। एक्सेप्शन क्या है, वो 3 चीज़ें जो इसका पार्ट नहीं बनेगी। वो तमाम खर्चे जिससे आप कोई डेप्रिसिएबल एसेट्स वगैरह बाय कर रहे हैं, वो तमाम खर्चे जिससे कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, वो तमाम खर्चे जो किसी भी रिसोर्स की एग्जिस्टेंस लोकेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इसका पार्ट नहीं बन रहे होते। तो ये 3 नंबर का सवाल है, ये आपने याद रखना है। गॉट इट? क्लियर है? उसके बाद है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग या उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट या उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो अखराजात वगैरह कर रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह में, आप उनके क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। आप किसी बोर्ड में, आपने सुना होगा अक्सर ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, इनके ये स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
ये जो सोशल सिक्योरिटी सारा सेटअप है ये चला रहे होते हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड। हर कंपनी जो है, जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, वो उस बोर्ड में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। फिर उनके मुलाजमीन जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे होते हैं, फ्री में इलाज करवा रहे होते हैं। वो जो कंपनीज अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, वो सारा एक्सपेंस क्या हो सकता है, वो क्लेम कर सकती हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये वाला है कि अगर किसी भी पर्सन की जो पाकिस्तान का शहरी है, यहाँ पे कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान का शहरी है, अगर कोई भी स्कीम जो बोर्ड ने अप्रूव की है उसके मुताबिक उसकी ट्रेनिंग वगैरह करवा दी है, उसको एजुकेट कर दिया है, उसके ऊपर भी जो एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम होंगे, जो एक्सपेंसेस वगैरह पे किए होंगे, आप वो क्या करवा सकते हैं, आप उन एक्सपेंसेस को क्लेम करवा सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखिए, इससे पहले पॉइंट नंबर ए या पॉइंट नंबर बी वो है सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए, कि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो आपके मुलाजमीन हैं, उनके बच्चों ने जहाँ पे पढ़ना है, आप उस स्कूल में अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके बच्चों का मतलब बेनिफिट एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वो डायरेक्ट आपका एम्प्लॉय है। बट यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी शहरी अगर आप उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं, स्कीम के तहत आप क्या कर सकते हैं, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह पे किए होंगे आप वो क्लेम कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद है बैड डेट्स। हर न्यूमेरिकल में आता ही आता है, मतलब ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में बैड डेट्स की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपको पास्ट पेपर में मिलेगी। इवन आप थोड़ा सा जाएंगे ज़्यादा पुराने पास्ट पेपर्स में, तो बैड डेट्स में से और बैड डेट्स से क्लेम में से आपको इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन से मिले होंगे। 4-4 नंबर का, 5-5 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया हुआ है बैड डेट्स में। सबसे पहले है कि बैड डेट्स को क्लेम करने की कंडीशंस क्या हैं। अगर आप ये कंडीशंस को पढ़ें तो ये ऑलमोस्ट वही कंडीशंस हैं जो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं। ज़रा रीड करके देख लें। जो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ी थी ना, अनपेड रेंट को क्लेम करने की कंडीशन, ये तकरीबन हमारी वही कंडीशंस हैं जो हमने क्या करनी है, जो हमने यहाँ पर क्लेम करनी होती हैं। क्या आप किसी भी अमाउंट को बैडेड क्लेम कर सकते हैं जब ये तमाम कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हों। कौन कौन सी? नंबर 1 कि प्रीवियसली आपने उसको इनकम का पार्ट बनाया हो। मतलब अगर आप 2023 में कोई बैडेड क्लेम करना चाह रहे हैं तो 2024 में आपने उसको अपनी इनकम का पार्ट, 2022 में आपने उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया था। अगर आपने 2022 में किसी को सेल्स ही डिक्लेयर नहीं किया, हम यहाँ पे बैडेड डिस्कस कर रहे हैं, वो भाई साहब खेल रहे स्टैंड के साथ। शौक है, फिर कहता सर ना करें मैं रो पड़ूंगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट है कि प्रीवियसली आपने उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया होगा। इनकम का पार्ट बनाने का मतलब क्या है, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर एग्जामिनर जो है वो अच्छा खासा सवाल क्रिएट कर सकते हैं। इनकम का पार्ट बनाने का मतलब है कि 2022 था और 2023 है। 2023 में आपने उससे क्या करना है, अपना बैड डेट जो है वो क्लेम करना है। तो 2022 में इनकम का पार्ट बनने का मतलब है कि 2022 में आपने उसको अपनी इनकम डिक्लेयर किया था। मतलब वो जो आपकी रेगुलर सेल्स वगैरह थी, यू हैव डिक्लेयर देम, सेल्स की हुई थी, कस्टमर्स थे, कस्टमर्स को अमाउंट दी हुई थी, उन्होंने वापस नहीं किया, तो 2023 में क्या होगा, बैड डेट होगा। यही बात है। वो कह देगा पेपर में आपको कि जी आपके 1 मिलियन की सेल्स बैड डेट से 2022 के जो आप क्लेम करने गए हैं, उस 1 मिलियन में 3 लाख का लोन शामिल है जो आपने दिया था अपने एक एम्प्लॉय को, और आप इसको भी बैडेड क्लेम करने के लिए पहुंच गए हैं। ये अभी रिसेंट सवाल में आया हुआ है कि आपने एम्प्लॉय को लोन दिए और आप एम्प्लॉय को जो लोन दिया है उसको भी पैसे नहीं मिले, आप बैडेड क्लेम करने पहुंच गए हैं। क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एम्प्लॉय को जब आपने लोन दिया तो क्या ये कभी आपकी इनकम का पार्ट बना था? नहीं, ये तो आपने सेल्स ही कभी नहीं की। इनकम का पार्ट मतलब होता है कि आपने
सेल्स की हो, आपने वो चीज़ बेची हो। जब आपने वो चीज़ बेची ही नहीं है, जब सेल्स ही नहीं की, जब वो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बना, तो कौन सा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया हुआ है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने क्रेडिटर्स को लोन दे दिया है, या आपने डायरेक्टर को लोन दे दिया हुआ है, अगर वो रिकवर नहीं हुआ, एम्प्लॉय का लोन रिकवर नहीं हुआ, डायरेक्टर का लोन रिकवर नहीं हुआ, तो उसको आप कभी भी बैड डेट क्लेम नहीं कर सकते। आप कहें जी मुझे लोन दिया एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय मर गया, बैड डेट दे दें, क्या भाई हम क्या करें। एम्प्लॉय मर गया, पैसे नहीं मिले, वो हम आपको बैड डेट क्लेम करने नहीं देंगे। हम आपको कौन सा बैड डेट क्लेम करने देंगे, जो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से है, आपने सेल्स की हुई है, आपने इनकम में अपनी सेल्स शो की हुई थी लास्ट ईयर की, अब आपको रिकवर नहीं हुई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बैड डेट क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। इज़ दैट क्लियर। लेकिन ये लकीर के फ़कीर नहीं बनना कि लोन टू एम्प्लॉयज़ जो है बैड डेट नहीं हो सकता। अगर वो सवाल गिवन कर दे कि आपका जिस कंपनी का सवाल कैलकुलेट कर रहे हैं वो बैंक है, तो अब बताएं, अब बैंक जो लोन दे रहा है वो उसने अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में शो की है, उसने वो इनकम का पार्ट बनाया है। अगर बैंक को लोन की रिकवरी नहीं हुई तो वो उनका वाकई बैड डेट है। लेकिन बैंक के अलावा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा के सेक्टर्स हैं, अगर उन्हें रिकवरी नहीं हुई ना लोन की एम्प्लॉयज़ वगैरह से, तो वो उनका बैड डेट नहीं होंगे। ये एक पॉइंट है, सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर ना वो आपको मार्च 2024 में दोबारा बुला सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि प्रीवियसली इनकम में शामिल होने का मतलब है कि नॉर्मली वो क्या करेगा, आपको इनकम का पार्ट बनाएगा। और ये नॉर्मल सेल्स की बात हो रही है। लोन टू एम्प्लॉयज़, लोन टू कस्टमर्स, लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू मैनेजर्स, अगर ये रिकवर नहीं हुआ, आप इसे कभी भी बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। और रीज़न क्या है इसकी, बिकॉज इस अमाउंट को कभी भी आपने टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं बनाया होता। तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये अमाउंट कभी भी आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनी होती। डैट्स वाई हम इसको अपना बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। गॉट इट। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, अगर इन्होंने कोई पैसे वगैरह दिए हैं, इनको रिकवर नहीं हो रहे, तो ये बैड डेट क्लेम कर सकते हैं। पहली तो कंडीशन है कि बैड डेट क्लेम कौन सा होगा, और उसके बाद आप बैड डेट जो है वो राइट ऑफ कर दें, लिख दिया कि ये रिकवर होना नहीं है, और रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं कि यार वाकई रिकवर नहीं होगा, डिपार्टमेंट को भी यकीन आ गया, तो वो उसे आप क्या कर सकते हैं, बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिमेंबर, जो बैड डेट्स आप राइट ऑफ करते हैं ना, वही हम क्या करवा पाते हैं, अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम करवा सकते हैं। जो बैड डेट से रिलेटेड प्रोविजंस वगैरह होती हैं, ये प्रोविजंस हमेशा क्या होती हैं, डिसअलाउ होती हैं। ठीक है, प्रोविजंस जितनी भी हैं वो सारी क्या होती हैं, डिसअलाउ होती हैं। वो सारी की सारी हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड बैक कर रहे होते हैं। गॉट इट। असल कहानी है बैड डेट्स रिकवरी की। एक बंदा पैसे लेके भाग गया, सिंपल सी बात है, आप दुकानदार के पास गए, स्टिंग भी पैसे नहीं दिए, भाग गए, बैड डेट हो गया बेचारे का। फिर एक दिन रात को बैठे हुए थे, रिज़ल्ट आया, याद आया कि अल्लाह कौन कौन सी गलती हुई है। फिर ये गलती रियलाइज़ हुई, आपको एहसास हुआ, तुम क्यों फील कर रहे हो यार। तारक जमील साहब का आपने बयान सुन लिया, ईमान जाग गया, चले गए दुकानदार का पैसा वापस करने के लिए। अब उसके क्या हो गए हैं, रिकवर हो गए बैड डेट्स। अब जब बैड डेट्स की रिकवरी हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट कैसे लिया जाएगा, ये हमने देखना है। दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। बैड डेट्स की अगर रिकवरी हो जाए तो टैक्स में इसका ट्रीटमेंट किस तरह से लिया जाएगा, वो हमने देखना है। तो टैक्स में ट्रीटमेंट लेने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, इसको हमने रिवर्स करना होता है, ऐड बैक नहीं होता। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हमने क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो भी नेट प्रॉफिट है, जो भी हमें अकाउंटेंट भाई साहब ने नेट प्रॉफिट गिवन किया था, जब उसको बैड डेट्स रिकवर हुए, उसने बैंक डेबिट किया और उसने किस में पैसे चार्ज कर दिया, अदर इनकम में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया होगा, ऐसे किया होगा, तो उसने प्रॉफिट का पार्ट अकाउंटेंट भाई साहब ने बना दिया होगा। इज़ दैट क्लियर।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अकाउंटेंट ने जितनी भी अमाउंट रिकवर हुई है उसने ऐड की होती है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो लेस करवा देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट जो है वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। डन। अब उसके बाद हमने क्या करना है, टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब टैक्स ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने के लिए ना आप ये वर्किंग बनाएंगे जाके पेपर में भी, वो होगी जी अमाउंट क्लेम्ड इसमें से हम लेस करवाएंगे अमाउंट अलाउड बाय डिपार्टमेंट, हमारे पास आ जाएगी अमाउंट डिसअलाउ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्लेम किया 1000 रुपये का बैड डेट, डिपार्टमेंट वालों ने कहा नहीं भाईजान हम सिर्फ आपको 800 रुपये का ही बैड डेट अलाउ करवाएंगे, बिकॉज हमें लग रहा है पता कि 200 रुपया तो आपको रिकवर हो ही जाना है। तो जो डिसअलाउ होते हैं इसका मतलब क्या है, ये अमाउंट आपको रिकवर हो ही जानी है, तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट डिसअलाउ। ये डिपार्टमेंट ने कर दिया, इसे हम कंपेयर करेंगे फिर अमाउंट रिकवर के साथ। अगर अमाउंट रिकवर ज़्यादा हुई तो गेन इनकम में ऐड, अगर अमाउंट रिकवर कम हुई तो लॉस इनकम में लेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर अमाउंट रिकवर हो जाती है 300 की, तो अब देखें मतलब क्या है, डिपार्टमेंट वालों ने कहा था हमें लग रहा है कि आपका कितना रिकवर हो जाएगा 200, आपका कितना रिकवर हो गया है, एक्स्ट्रा रिकवर हुआ 100 का, तो ये 100 आपका गेन है, हम क्या करेंगे इनकम में ऐड कर देंगे। अगर माइट भी आपको रिकवर हुआ होता 90, अब क्या होना था, डिपार्टमेंट ने कहा था हमें लग रहा है कि आप 200 रिकवर कर लेंगे, लेकिन कितना रिकवर हुआ 90, कितना कम रिकवर हुआ है, तो 110 जो होगा वो हम फिर क्या कर लेते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो अगर एक्सपेंस होगा तो लेस करवा देंगे, गेन होगा तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे। इसको हम ज़रा इस सवाल से सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इस क्वेश्चन को रीड करें, ये पास्ट पेपर से आया हुआ है, इसको ज़रा देखते हैं। कहता है जी वर्कआउट, ये 4 नंबर का सवाल है, ये 4 नंबर का सवाल है, इंडिपेंडेंट आया हुआ है। कहता है जी वर्कआउट अमाउंट टू बी एडेड अलाउड ऑन द अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इन द टैक्स ईयर 2023। शगुफ्ता इज़ रनिंग अ बिजनेस। पॉज का मतलब कुछ होना समझ आइएगा। शगुफ्ता जो है वो एक कारोबार चला रही है इन द नेम ऑफ अल नाफे बिजनेस सोल्यूशंस। In the tax year 2022, she claimed a bad debt of rupees 1 million and rupees 1.5 million from its clients Mr. Junaid and Mr. Nawaz. नवाज जहाँ भी रहते चोरी करते हैं, खैर है उसकी खैर है। She was allowed a reduction of bad debt of rupees 750 and 8 लाख। उसको कितना अलाउ किया गया था, 7.5 लाख और 8 लाख। With respect of रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर जुनैद एंड नवाज इन टैक्स 2022, कि आपको हमें लग रहा है पता नहीं इतना मिल जाएगा, हम आपको इतना ही अलाउ करेंगे। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023 शी रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम दीज 2 डेटर्स, जुनैद और नवाज से ये उसको अमाउंट मिल गई है। हमने देखना है कौन सी अमाउंट ऐड होगी, कितनी अमाउंट ऐड होगी, ये हमने देखना है। गॉट इट। अब देखें ये सवाल है, इसको हमारे पास कोई प्रॉफिट गिवन होगा, तो जो भी हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवर्स करना है।
अकाउंटेंट भाई साहब ने इन दोनों अमाउंट्स को क्या किया होगा, इनकम में ऐड किया होगा, इनकम का पार्ट बनाया होगा, ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 9 लाख रुपया जुनेद से और 5 लाख रुपया नवाज से, कितना बनता है? तो कोई भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम 1.4 मिलियन सबसे पहले ये लेस करवा देंगे, बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हमने क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। ये रिवर्स हो गया। अब हमने करना है टैक्स ट्रीटमेंट फाइंड। उसके लिए हम चले जाएंगे, ये असूल जो भी हमने यहाँ पे निकाला है, तो मैं नीचे लिखे तक दोबारा आपको याद हो जाए। अमाउंट क्लेम, असूल क्या है हमारे पास, फॉर्मूला टेबल क्या है, अमाउंट क्लेम्ड लेस अमाउंट अलाउड वर्सेस रिकवर अमाउंट। तो यहाँ पे आ रहेगी हमारे पास अमाउंट डिसअलाउड। तो दो डेटर्स हैं ना इसके, एक जुनेद है और दूसरा कौन था, नवाज था। अब देखें उसने क्लेम किया था 1 मिलियन का और 1.5 मिलियन का, ऐसे ही है। तो हमने ले लिया जी, उसने जुनेद का क्लेम किया था 1 मिलियन का और नवाज का कितना क्लेम किया था, 1.5 मिलियन का। डन। डिपार्टमेंट ने कितना अलाउ किया है, 7.5 लाख और 8 लाख। तो डिपार्टमेंट ने 7.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा और 8 लाख यहाँ पे आ जाएगा। डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ कितना किया है, ये देखें। डिपार्टमेंट को लगता है पता कि जी वो जुनेद से 250 की रिकवरी करवा लेगी, वो भी नवाज से। एनीवेज ये हो गया। अब रिकवर कितने हुए हैं, जुनेद से 9 लाख और नवाज से 5 लाख। जुनेद से कितने रिकवर हुए हैं, 9 लाख और नवाज से 5 लाख। अब देखें जुनेद से रिकवरी ज़्यादा हो गई है, कितनी ज़्यादा हुई है, 650। तो इस 650 का गेन हुआ, ये गेन ही है ना। तो ये 650 का गेन जो है हम लिख देंगे गेन फ्रॉम जुनेद 650, ये हम प्रॉफिट में ऐड करवा देंगे। और नवाज से कितनी रिकवरी हुई है, इधर भी 2 लाख का चूना लगा गया। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस फ्रॉम ये हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। क्लियर है ये 4 नंबर का सवाल है, इस तरह से हमने करना होता है। तो आपने बस ये सिर्फ टेबल बनाना है, इस टेबल के मुताबिक चलते हैं, आपका कभी भी आंसर जो है वो गलत नहीं आ सकता, कभी भी। गॉट इट। पिक्चर ले ले यार भाई, ये ले तू। ठीक है, फिर यहाँ तक रखते हैं। अब सिर्फ डेप्रिसिएशन रह गई है हमारी। कल वो हार्डली 1 आवर की डिस्कशन है, उसके बाद कल मैं फिर आपको इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से करने हैं वो बताऊंगा। जब कल न्यूमेरिकल हम इससे कर रहे होंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो मज़ीद बिल्डअप हो जाएगा कि ये सबसे आसान है। कल हम ट्राई करेंगे कोई 3 के करीब न्यूमेरिकल जो है वो कर लें। आपके पास सिर्फ कल इसकी समरी शीट, जो न्यूमेरिकल शीट है वो होनी चाहिए। सारे के सारा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल इसी एरिया से हो रहे होते हैं। तो कल हम शायद थोड़ी सी एक्सटेंड भी करें, अराउंड 4:30 तक हम लेके जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।